तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कैंग मारू नाम के एक लड़के को जो कि एक हॉस्पिटल में होता है। वो टीवी पे एक लड़की को न्यूज रिपोर्टिंग करते हुए देखता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। उसका नाम जही होता है। मारू एक डॉक्टर बनने वाला होता है लेकिन अभी वो इंटर्नशिप कर रहा होता है। मारू एक गरीब लड़का होता है। उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होता है और अभी भी कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है और अब फाइनली वो एक डॉक्टर बनने वाला है। काम खत्म करके जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन चोको जमीन पर लेटी है। मारू जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी बॉडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को तो काफी तेज बुखार है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो चोको को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाला होता है तभी उसको जही का फोन आता है। जही काफी ज्यादा डरी हुई होती है और कह रही होती है शायद वो मर गया, प्लीज मुझे आकर बचा लो। फिर मारू जही से एड्रेस पूछता है कि वो कहाँ पर है तो वो बताती है कि वो कहाँ पर है। फिर मारू जही के पास जाने लगता है तो उसकी बहन चोको उससे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मारू कहता है लगता है जही को कुछ हो गया है, इसीलिए मैं उससे मिलकर जल्दी ही वापस आता हूँ, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जही होती है। वो एक होटल के कमरे में होती है जहाँ पर उसने एक आदमी को मार दिया होता है। मारू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो जही से कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुमने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी, ये एक सेल्फ डिफेंस था, इसीलिए तुम बच जाओगी। लेकिन जही ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है बचपन से ही मैंने बहुत कुछ झेला है और बड़ी मुश्किल से अभी एक रिपोर्टर बन पाई हूँ। अभी मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं सब कुछ खो दूंगी। मेरी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी, मुझे हर रोज फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। जही अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो मारू उसको ऐसा करने से रोकता है। अब मारू जही से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए वो सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है और डॉक्टर बनने का सपना भी त्याग देता है। इल्जाम अपने सिर लेने की वजह से मारू को 5 साल की सजा हो जाती है। अब टाइम 6 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं मारू को जो कि जापान में होता है। वो अब एक प्लेबॉय बन चुका है जो कि लड़कियों को डेट करके उनका पैसा ठगता है। फिर हम देखते हैं चोई सूजी नाम की एक लड़की को जो कि तैसन नाम के कंपनी की डायरेक्टर है। वो भी जापान आई होती है कुछ बिजनेस के सिलसिले में और वो सब कुछ काफी अच्छे से संभालती है। फिर जब वो बाहर टहलने के लिए आई होती है तो उसका चेस्ट काफी ज्यादा पेन करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर जही आती है। वो सूजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सूजी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि दरअसल जही तो सूजी की स्टेप मॉम है और जही का एक 4 साल का बेटा भी है। सूजी जही को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि जही ने अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी कर ली, यानी कि उसके डैड से। मारू अपने दोस्त जेगिल के साथ जापान आया होता है। यहाँ पर उनका काम खत्म हो चुका होता है, इसीलिए मारू जेगिल से कहता है चलो घर वापस जाते हैं। फिर वो लोग प्लेन से वापस कोरिया जा रहे होते हैं तो मारू वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम से बाहर एक लड़की आती है और बेहोश हो जाती है। दरअसल वो सूजी होती है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर एयर होस्टेजेस आ जाती है तो मारू वहाँ से चला जाता है। सूजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और प्लेन में कोई डॉक्टर भी नहीं होता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब प्लेन में कोई मर रहा है जो कि मारू को अच्छा नहीं लगता तो वो सूजी के पास आता है और उसकी तबीयत चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो काफी सीरियस कंडीशन में है। मारू पूछता है इनका गार्डियन कौन है और तभी वहाँ पर जही आती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और जब मारू को पता चलता है कि जही उसकी गार्डियन है, मीन्स कि वो उसकी स्टेप मॉम है और उसका एक 4 साल का बेटा भी है, इससे वो और ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो एयर होस्टेसेस को बताता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बस एक बार मेडिकल स्कूल अटेंड किया था पर बीच सेमेस्टर में ही मैंने स्कूल छोड़ दिया था। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो मैं इनका इलाज नहीं करूंगा। एयर होस्टेस कहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए इनको क्या हुआ है। मारू सूजी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सूजी के लंग्स में काफी ज्यादा पानी भर गया है। तो वो सिरिंज की मदद से उसके लंग्स से पानी निकालने लगता है, जिससे सूजी के चेस्ट से थोड़ा ब्लड भी आने लगता है। तो जही को ऐसा लगने लगता है कि उसकी वजह से मारू काफी ज्यादा गुस्से में है और इसी वजह से वो कहीं सूजी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो कहती है रुक जाओ मारू, ऐसा मत करो, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम उसे मार दोगे। लेकिन मारू नहीं रुकता। वो सूजी के लंग से काफी पानी निकाल देता है, जिससे उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। और जब प्लेन लैंड करता है तो सूजी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं मारू और जयगिल घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जयगिल ने मारू को बताया था कि जही ने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। लेकिन मारू इस बात को मानना ही नहीं चाहता था, पर आज जब उसने सब कुछ खुद देखा तो वो काफी शॉक में होता है, क्योंकि उसने जही के
लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर जही ने उसका वेट तक नहीं किया, उसने शादी कर ली, वो भी एक बुड्ढे से। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि जब मारू अपनी बहन को छोड़कर चला गया था, जब वो बीमार थी, उस वक्त जयगिल चोको को हॉस्पिटल लेकर गया था और उसने ही चोको का ख्याल रखा था जब मारू जेल में था। मारू काफी ज्यादा सैड होता है, वो फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं जय ही उसके पड़ोस में ही रहा करती थी, लेकिन उसका भाई उसको बहुत ज्यादा मारा करता था, इसीलिए वो एक दिन अपने भाई से बचने के लिए मारू के घर आकर छिप गई थी। और मारू ने भी जही के भाई को नहीं बताया था कि वो उसके घर पे ही छिपी हुई है। उसी दिन से वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए, दोनों ने साथ में पढ़ाई की और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। इन सभी बातों को याद कर कर मारू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन जब सूजी का असिस्टेंट मिस्टर हान उससे मिलने हॉस्पिटल आता है, तो वो वहाँ पर भी काम कर रही होती है। वो मिस्टर हान से कहती है, जिसने मुझे प्लेन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया था, मैंने सुना कि वो डॉक्टर नहीं था। मिस्टर हान कहता है, हाँ मैंने भी यही सुना। सूजी कहती है, उसने मेरी जिंदगी किसी ऐसे के भरोसे कैसे छोड़ दिया जो कि डॉक्टर भी नहीं था, अगर मैं उस आदमी की वजह से मर जाती तो। मिस्टर हान कहता है, मगर ऐसा नहीं हुआ, उसकी वजह से ही आप जिंदा हैं। सूजी कहती है, मैंने ये भी सुना कि जय ही और वो पागल डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मिस्टर हान कहता है, मुझे नहीं पता। तभी सूजी को एक आदमी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि जय ही ने बैंक से बहुत सारे पैसे निकाले हैं। तो सूजी उस आदमी से कहती है, तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो इतने सारे पैसों का क्या करने वाली है। फिर हम देखते हैं जयही को, जो कि मारू के घर आती है, पर वहाँ पर मारू नहीं होता है, वहाँ पर जयगिल होता है और वो भी जयही को जानता है, इसीलिए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यहीं से सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं मारू को, जो कि हॉस्पिटल चोको का चेकअप करवाने आया होता है। डॉक्टर मारू को बताती है कि चोको की हेल्थ कंडीशन अभी काफी बेहतर है और वो अपना अच्छे से ख्याल रखेगी तो वो काफी टाइम तक ठीक रहेगी। फिर जब मारू चोको को लेकर घर वापस आ रहा होता है, तो चोको कहती है, मैं अभी भी बहुत ज्यादा बीमार हूँ, डॉक्टर झूठ बोल रही है। मारू कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा बीमार हो। चोको कहती है, मुझे क्लबिंग करना है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करना है। तो मारू कहता है, तुम 1 महीने तक ये सब नहीं कर सकती हो। इससे चोको गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं क्लबिंग नहीं जा सकती, ना ही ड्रिंक कर सकती हूँ और ना ही स्कूल जा सकती हूँ। क्या ऐसे ही लोग जीते हैं? मुझे उस दिन मर ही जाना चाहिए था, अगर उस दिन जयगिल थोड़ा भी लेट हो जाता तो मैं मर ही जाती। मारू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? चोको कहती है, इतने साल बाद अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जयही को लेकर इतना ज्यादा पागल थे कि आप मुझे छोड़कर चले गए, जबकि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। इनफैक्ट मैं इतनी ज्यादा बीमार आपकी वजह से हूँ, और अगर मैं मर जाती हूँ तो इसमें भी आपकी ही गलती होगी। इन सभी बातों को सुनकर मारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो काफी उदास हो जाता है। चोको को भी ये अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है, आई एम सॉरी इतना ज्यादा गुस्सा करने के लिए। फिर हम देखते हैं जयही और जयगिल को, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जयगिल कहता है, जब भी चोको बीमार होती है तो उसके इलाज में काफी सारे पैसे लगते हैं। मारू के डैड हार्ट अटैक की वजह से मर गए और काफी सारा कर्जा छोड़ गए। उनका स्मार्ट और ब्रिलियंट बेटा जब अचानक जेल चला गया, एक अपराधी बन गया, तो ऐसे में कौन ही पेरेंट्स बच पाएंगे। मारू ने अपना ऑर्गन भी बेचना चाहा, पर उससे भी सारा कर्जा नहीं चुक पाता। कोरिया में उस इंसान को काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिसने कोई क्राइम किया हो। अगर चोको नहीं होती तो शायद वो मर चुका होता। वो अपनी बहन के लिए ही जी रहा है और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें उठा रहा है। पता नहीं भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसने आखिर गलती ही क्या किया है। जयही कहती है, तुम लोग इस जगह को छोड़कर क्यों नहीं गए, क्या पैसों की वजह से? जयगिल कहता है, नहीं, तुम्हारी वजह से उसने ये जगह नहीं छोड़ी। मैंने उसको कई बार बताया कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और हर दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद मारू घर आ जाता है, पर जयही वहाँ से जा चुकी होती है। जयगिल मारू को बताता है कि जयही कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी। वो मारू को एक लिफाफा देता है और कहता है, उसने कहा कि उसके ऊपर तुम्हारा जो कर्ज था ये उसके लिए है। उस लिफाफे में काफी सारे पैसे होते हैं। जयगिल कहता है, उसने ये भी कहा कि इन पैसों की मदद से तुम किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाली है। फिर हम देखते हैं जब जयही घर वापस आती है तो सूजी उसका बाहर ही वेट कर रही होती है। सूजी जयही से कहती है, मैंने सुना कि प्लेन में जिसने मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया था वो कोई डॉक्टर नहीं था, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम आज उससे मिलने गई थी और उसको काफी सारे पैसे भी देकर आई हो, पर क्यों? जयही कहती है, मैंने उसको पैसे दिए क्योंकि प्लेन में उसने तुम्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जिसके कारण तुम अभी जिंदा हो। सूजी कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुमने उस पागल डॉक्टर के साथ मुझे प्लेन में ही मारने का प्लान बनाया था जिसके लिए तुमने उसको पैसे दिए हैं। सूजी जयही को गलत समझ रही होती है और जयही नहीं चाहती
जा रही होती है कि सूजी को पता चले कि उसने मारू को पैसे क्यों दिए हैं। इसीलिए जही कहती है मुझे ब्लैकमेल किया गया था जब तुम 7 साल पहले अमेरिका में थी और एक ड्रग स्कैंडल में फंस गई थी, वो उसके बारे में जानता है। उसने मुझे धमकी दी कि वो सभी बातें वो प्रेस में लीक कर देगा और तुम जानती ही हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है तुम वो सब खो दोगी, यहाँ तक कि डायरेक्टर की पोजीशन भी। इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर जब सूजी अपने कमरे में जा रही होती है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक लड़का सूजी से हेल्प मांग रहा होता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसका बॉयफ्रेंड ड्रग स्कैंडल में फंसने वाला होता है तो वो सूजी से हेल्प मांग रहा होता है। तो उसको बचाने के चक्कर में सूजी खुद ही ड्रग स्कैंडल में फंस गई थी और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अगले दिन मारू जही के घर आता है पर वो अंदर नहीं जाता। वो पैसे लौटाने आया होता है जो कि वो गेट के उस पार गिरा देता है। तभी उसे चोको का फोन आता है और वो काफी रो रही होती है। मारू को चोको बताती है कि उनके घर पुलिस आई हुई है जो कि उसको ढूंढ रही है। मारू जब घर जाता है तो पुलिस ऑफिसर मारू से कहते हैं तुम्हें जही को ब्लैकमेल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल ये जही ने नहीं बल्कि सूजी ने करवाया होता है। उसने ही मारू के खिलाफ मिस्टर हान के थ्रू केस दर्ज करवाया होता है। जब पुलिस मारू को पकड़कर ले जा रही होती है तो चोको भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और बारिश में चोको भीग रही होती है और वो काफी रो भी रही होती है। तो मारू उसके पास आता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, इसीलिए तुम अंदर जाओ। लेकिन चोको अंदर जाने के लिए मान ही नहीं रही होती है, जिससे मारू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बारिश में भीगना नहीं चाहिए, इसीलिए अंदर जाओ, अगर नहीं गई तो भीग कर मर जाओगी। चोको कहती है किसको मेरी परवाह है, अगर मैं मर भी गई तो। इससे मारू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है यहीं रहो और मर जाओ पागल लड़की कहीं की। फिर कुछ देर बाद जही पुलिस स्टेशन आती है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। मारू को तो ऐसा ही लग रहा होता है कि ये सब जही ने ही करवाया है। जब जही से ऑफिसर पूछते हैं कि क्या मारू ने उसको ब्लैकमेल किया है, यहाँ पर भी जही सच नहीं बताती है कि उसने पैसे क्यों दिए थे। जही पुलिस को बताती है कि मारू उसको ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। ये सभी बातें सुनकर मारू को अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसने जही को बचाने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। वो इतना घटिया काम कैसे कर सकती है, वो ये सोचने लगता है और उसे जही से बहुत ज्यादा नफरत होने लगता है। फिर जब जही घर आती है तो उसे एक सर्वेंट वो पैसे देती है जो कि मारू ने लौटा दिए थे। उन पैसों को देखकर वो काफी हैरान रह जाती है कि मारू ने पैसे लौटा दिए। उसके बाद जब जही सूजी को टी देने जाती है तो सूजी कहती है मुझे मिस्टर हान से पता चला कि वो आदमी छूट जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कुछ खास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने जो पैसे उसको दिए थे वो कहाँ चला गया। यहाँ पर भी जही सच नहीं बोलती है। वो कहती है सच कहूँ तो मैंने उस आदमी को तुम्हें मारने के लिए ही कहा था और उसके लिए ही मैंने उसको पैसे दिए थे, लेकिन वो काम पूरा करने में नाकाम रहा, इसीलिए उसने पैसे लौटा दिए। तो एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मैं छुपकर नहीं सामने से वार करूंगी। तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं छीन लूंगी और तुम्हें इस घर से तुम्हारी माँ की तरह धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। सूजी कहती है चलो आखिर तुमने सच तो बोला, तो देखते हैं कि कौन किसको घर से बाहर निकलवाता है। फिर अगले दिन मारू को छोड़ दिया जाता है और जब वो घर आता है तो घर में चोको होती ही नहीं है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसको अपनी पड़ोसी से पता चलता है कि कल चोको पूरा दिन बारिश में भीगती रही जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। फिर मारू हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि चोको अभी भी बेहोश है। मारू को खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसको कल चोको से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी और बार बार उसकी वजह से चोको की तबीयत खराब हो जाती है। इसके लिए उसको काफी बुरा लग रहा होता है और जही ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए उससे बदला लेने का डिसाइड करता है। उसके अगले दिन जब सूजी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं। उन्हीं सभी चीजों की वजह से सूजी काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो सब कुछ कैसे ठीक करे। उसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है, इसीलिए वो बाइक राइडिंग करने चली आती है जो कि उसको करना काफी पसंद है। वो बाइक राइडिंग कर ही रही होती है तभी वहाँ पर अचानक मारू भी बाइक लेकर आ जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे से रेस करने लगते हैं, लेकिन रेस के चक्कर में सूजी बाइक से गिर जाती है और खाई में लटक जाती है। तो वहाँ पर जल्दी से मारू आता है और सूजी को बचाता है। उसी खाई में सूजी की बाइक भी गिर गया होता है और उस बाइक पे एक डॉल होता है जो कि सूजी की मॉम की आखिरी निशानी होती है। इसीलिए सूजी वहाँ पर जाकर डॉल लाना चाह रही होती है, पर
मारू उसको जाने नहीं देता। तो मारू अपने शरीर में रस्सी बांध लेता है और डॉल को लाने चला जाता है। उसे डॉल तो मिल जाता है पर रस्सी टूट जाती है जिससे मारू खाई में गिर जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसको काफी चोट लगी होती है लेकिन वो ठीक होता है। सूजी भी वहीं पर होती है। तो मारू कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, क्या हम कभी मिले हैं? तो जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं तो तुम्हें वो स्टंट करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार तुम मुझे मानते। मारू कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है जब भी कोई ऐसे सिचुएशन में होता है तो वो थैंक यू कहता है, पर तुम तो गुस्सा कर रही हो। तो अगर तुम ग्रेटफुल फील कर रही हो तो कह दो, या फिर सॉरी फील कर रही हो तो वो भी कह सकती हो। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे पर उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। वैसे भी वो तुमने मुझे करने को नहीं कहा था, मैंने खुद अपनी मर्जी से किया था। तो इसके बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके बदले मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। तो अगर अब तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे रेस्ट करना है। सूजी काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि उसने उसकी वजह से अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। वो हर वक्त मारू के ख्यालों में ही खोई रहती है। जब वो ऑफिस जाती है तो उसके टेबल पे वही डॉल रखा होता है जो कि उसकी माँ ने उसको दिया था। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसको बताती है कि ये कैंग मारू ने दिया है जब मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गई थी, और आपने जो गिफ्ट उसके लिए भेजा था उसने वो लेने से मना कर दिया। इससे सूजी काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। तो वो मारू से मिलने हॉस्पिटल आती है लेकिन मारू वहाँ से डिस्चार्ज होकर चला गया होता है। जब मारू अपने घर जा रहा होता है तो उसको चोको का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है कि भाई मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ और अब मैं यहीं पर रहूंगी, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मेरे हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए बुरे काम करने की जरूरत भी नहीं है। इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए आपका थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा भाई। इससे मारू काफी परेशान हो जाता है तो वो चोको को फोन करता है पर उसका फोन ही नहीं लगता है। फिर वो घर आकर तैयार होकर चोको को लाने के लिए जाने ही वाला होता है तो उसको घर के बाहर सूजी मिल जाती है। सूजी कहती है तुम्हारा घर का पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जानना था कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो कि नहीं। मारू कहता है क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? जो सुनकर सूजी हैरान रह जाती है। मारू कहता है क्या तुम्हें इम्प्रेस करना इतना आसान है? गुड लुकिंग गाइज तुम्हारा आइडियल टाइप है, सही कहा ना? सूजी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तभी मारू कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था, इसीलिए हमें एक दूसरे से मिलने की या फिर बात करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने ये बात तुमसे पहले ही कह दी थी। सूजी कहती है तुम ऐसा सोचते हो पर मैं नहीं, तुमने मुझे बचाया, इसका मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है और मैं एहसान चुकाना चाहती हूँ। मारू कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें उस एहसान से आजाद करता हूँ। इतना कहकर वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है तो सूजी भी आकर उसके गाड़ी में बैठ जाती है। मारू उसको गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है पर सूजी नहीं निकलती। वो कहती है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मारू कहता है मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे कहीं पर जाना है। सूजी कहती है ठीक है तो फिर चलो हम रास्ते में बात कर लेंगे। फिर मारू चोको के पास जाने लगता है। वो सूजी से कहता है कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ और आज वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सूजी फिर भी नहीं उतरती है तो मारू उसको लेकर ही चोको के पास जाने लगता है। उन दोनों में काफी सारी बातें होती है और पूरे रास्ते सूजी मारू को ही देख रही होती है। पूरा दिन बीत जाता है और फाइनली शाम को वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देखता है कि चोको की मॉम को उसका हस्बैंड मार रहा है तो वो उनको बचाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि मारू और चोको के डैड एक थे पर उन दोनों की मॉम अलग थी। मारू की मॉम मर चुकी है और चोको की मॉम उसको मारू के पास छोड़कर चली गई थी तो मारू ने उसका ख्याल रखा था। जब सूजी को ये सब पता चलता है कि मारू ने अपनी जिंदगी में कितने मुश्किलों का सामना किया है और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए उसने क्या क्या किया है तो उसे मारू के लिए बुरा लगने लगता है। वो काफी उदास हो जाती है। फिर जब वो चोको को लेकर वापस जा रहा होता है तो चोको पूछती है ये कौन है, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? मारू कहता है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस उसको जानता हूँ। जब वो लोग वापस आ जाते हैं तो मारू सबसे पहले सूजी को घर तक छोड़ देता है। जय ही बाहर ही खड़ी होती है और घर के अंदर जा रही होती है तो वो उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो काफी हैरान रह जाती है। सूजी कहती है थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। फिर मारू वहाँ से जाने लगता है। सूजी कहती है हम फिर से मिलते हैं, अचानक मैं तुम्हें लेकर क्यूरियस हो गई हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, इसीलिए हम फिर मिलते हैं। चलो कल मिलते हैं और उसके बाद भी मिलते रहेंगे, क्या कहते हो? ये सुनकर मारू मुस्कुराने लगता है।
सूजी मारू से पूछती है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं, तो मारू जवाब देता है कि हाँ ठीक है मिलते हैं। जही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि मारू और सूजी एक दूसरे से मिलने वाले हैं, इसीलिए वो सूजी से कहती है क्या तुम उस आदमी को जानती हो जिसने तुम्हें कल घर छोड़ा था, तुम उससे कैसे मिली थी। सूजी कहती है तुम्हें कब से मेरी पर्सनल लाइफ की फिक्र होने लगी। जही कहती है तुम्हें उस आदमी के बारे में कितना पता है, वो क्या करता है, कैसे रहता है, कुछ भी। आई एम श्योर कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। सूजी कहती है तो क्या तुम उसे जानती हो, तो जही कहती है नहीं, पर उसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि तुम कौन हो और शायद इसीलिए वो तुमसे मिला ताकि तुम्हारा फायदा उठा सके। सूजी कहती है जो भी हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके बाद जब सूजी और जही ऑफिस आते हैं तो वहाँ पर मारू सूजी से मिलने आया होता है। सूजी कहती है तो तुम सच में आ गए, तो मारू कहता है मुझे आना ही था क्योंकि आज हमने मिलने का प्लान जो किया था। सूजी कहती है मुझे खुशी है कि तुम आए, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। मारू कहता है कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे ही वेट करना पड़ा। तभी वहाँ पर सूजी के डैड आ जाते हैं, तो वो मारू को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो सूजी कहती है इसका नाम कैंग मारू है और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सूजी के डैड मारू को साथ में लंच करने के लिए कहते हैं, तो मारू हाँ कर देता है, तो वो सभी साथ में लंच करने लगते हैं। सूजी के डैड मारू से कहते हैं तुम पहले हो जिसको सूजी अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे मुझसे मिलवा रही है। वो पूछते हैं तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। मारू कहता है मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। मेरे डैड एक मेडिसिन शॉप चलाते थे और मेरे जन्म के वक्त ही मेरी मॉम गुजर गयी। सूजी के डैड कहते हैं ये सुनकर काफी अफसोस हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। तुमने अपनी पढ़ाई कैसे की और तुम अभी क्या करते हो। मारू कहता है मैंने मेडिकल कॉलेज अटेंड किया था, पर बीच में ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अभी मैं एक बार में बारटेंडर का काम करता हूँ। ये सुनकर सूजी के डैड हैरान रह जाते हैं और कहते हैं तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्या इसकी वजह पैसा था, और अगर ये वजह नहीं थी तो क्या वजह है। मारू कहता है मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा था, मुझे एक्सपेल्ड कर दिया गया था। सूजी के डैड पूछते हैं कि तुम्हें एक्सपेल्ड क्यों कर दिया गया था, पर मारू जवाब नहीं देता है। तो सूजी के डैड सूजी से पूछते हैं कि मारू को एक्सपेल्ड क्यों कर दिया गया था। अब सूजी को मारू के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। सूजी के डैड समझ जाते हैं कि उसे नहीं पता, तो वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा भी नहीं पता, तो तुम उसे अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। सूजी के अपने डैड के साथ बहस हो जाती है, जिससे उसके डैड गुस्से में बिना लंच किए ही वहाँ से चले जाते हैं। तो सूजी भी उनके पीछे आती है। वहाँ पर सिर्फ जही और मारू रह जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जही कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। बदला लेने से तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए स्मार्ट बनो और बताओ कि ये सब बंद करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मारू कहता है मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बदला ही चाहिए। मेरी जिंदगी तुमने नर्क जैसी बना दी और खुद बहुत आराम से जी रही हो, जो कि तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। इसीलिए मैं तुम्हें उसी जगह पर लाकर रहूंगा जहाँ पर तुम पहले थी, क्योंकि तुम वही डिजर्व करती हो। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि मारू सूजी को यूज करके जही को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए वो जानबूझकर सूजी से मिला और उसको इम्प्रेस करने के लिए उसने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। फिर जब मारू बाहर आता है तो वो देखता है कि सूजी काफी उदास है, तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो सूजी कहती है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मारू कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी कहा मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो अब क्या करे, क्या तुम यहीं पर सब कुछ रोकना चाहती हो। सूजी कहती है तुम्हारे साथ मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा, वैसे हमें मिले काफी टाइम तो नहीं हुआ है, पर वो सच में काफी अच्छे थे। फिर वो हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तो मारू कहता है क्या ये फेयरवेल हैंडशेक है, पर वो हैंडशेक नहीं करता है। वो कहता है तो जब अब मुझे डंप किया जा रहा है तो एक हैंडशेक करने के बजाय मैं एक गुड बाय किस करना पसंद करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये उसके लिए सही जगह है। तो अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसी जगह आए तो मुझे कॉल कर देना, वहाँ पर हम फेयरवेल किस करेंगे और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखना और हो सके तो हम जल्दी ही मिलते हैं। इन सभी बातों को सुनकर सूजी और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। उसके अगले दिन सूजी ऑफिस आती है और एक मीटिंग अटेंड करती है, जहाँ पर सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए काफी सारे फंड की जरूरत होती है, पर उनके पास उतने सारे फंड नहीं होते हैं। इसीलिए सूजी के डैड जापान के अपने एक रिजॉर्ट को बेचने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो रिजॉर्ट ज्यादा प्रॉफिट बनाकर नहीं दे रहा है। लेकिन सूजी ऐसा नहीं चाह रही होती है, क्योंकि उस रिजॉर्ट को उसकी मॉम ने बनवाया था और उससे उसकी मॉम की यादें जुड़ी हुई है। इसीलिए
इसीलिए वो अपने डैड से उस रिजॉर्ट को ना बेचने के लिए कहती है, पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते हैं और रिजॉर्ट को बेचने का सारा काम वो जही को करने को कहते हैं। फिर कई दिन बाद सूजी मारू को फोन करती है तो मारू कहता है तो क्या तुम्हें वो जगह मिल गया जहाँ पर हम फेयरवेल किस कर सकते हैं। सूजी पूछती है तुम अभी क्या कर रहे हो, तो मारू कहता है मैं अभी अपने घर के बाहर खड़ा हूँ और तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ। सूजी कहती है मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ, तो मारू कहता है कहाँ हो तुम, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। सूजी कहती है मैं अभी जापान में हूँ, यहाँ पर एक रिजॉर्ट है जिसको मेरी मॉम ने बनवाया था। मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया करती थी, मैंने उनके साथ यहाँ पर काफी वक्त गुजारा है। इस रिजॉर्ट के साथ मेरी और मेरी मॉम की काफी यादें जुड़ी है, लेकिन मेरे डैड इस रिजॉर्ट को बेचना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि इस रिजॉर्ट को बचा सकूँ। ये काफी मुश्किल है पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, तो अपना ख्याल रखना और जल्दी मिलते हैं। इतना कहकर वो फोन काट देती है। सूजी काफी परेशान होती है और सोच में पड़ी होती है कि वो रिजॉर्ट को कैसे बचाए। वो सोचते सोचते रिजॉर्ट के बाहर ग्राउंड में सो जाती है। फिर अगली सुबह उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसको उठाकर पानी में फेंक देता है उसको नींद से जगाने के लिए। वो दरअसल मारू होता है। अब मारू को जही से बदला लेना है और उसके लिए उसको सूजी की जरूरत है, इसीलिए वो सूजी को इम्प्रेस करने के लिए प्लेन से जापान आ गया। मारू को वहाँ पर देखकर सूजी एकदम सरप्राइज रह जाती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सूजी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो मारू कहता है मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तो अच्छे से खा लो क्योंकि तुम्हें अभी रिजॉर्ट को भी बचाना है। उसके बाद वो दोनों साथ में काम पे लग जाते हैं। वो दोनों फंड्स को लेकर कैलकुलेशन करने लगते हैं कि उन्हें फंड्स कहाँ से मिल सकता है और ये काम मारू काफी अच्छे से करता है। मारू उसके लिए इतना काम कर रहा है। ये सब देखकर मारू के प्रति सूजी की फीलिंग्स और बढ़ने लगती है। फिर सूजी वहाँ पर जाने के लिए निकल ही रही होती है जहाँ पर रिजॉर्ट को बेचने का डील होने वाला होता है। तभी मारू सूजी को रुकने के लिए कहता है और उसके पास जाता है और उसके सिर पे किस करता है, जिससे सूजी की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। वो सूजी से कहता है तुम वहाँ पर जा रही हो तो जीत कर ही आना, हार कर आने की सोचना भी मत। फिर सूजी वहाँ से चली जाती है। उसे काफी अच्छा लगा कि मारू ने उसके सिर पे किस किया। जहाँ पर बिजनेस डील हो रहा होता है वहाँ पर सूजी आती है और जही को बताती है कि उसने पता लगा लिया है कि बिना रिजॉर्ट को बेचे उनको फंड कैसे मिल सकते हैं। सूजी सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल करती है और रिजॉर्ट को बिकने से बचा लेती है। वो मारू को फोन करके बताती है कि वो जीत गई है, उसने रिजॉर्ट को बचा लिया है। मारू कहता है ये काफी अच्छी बात है, तो चलो 3 घंटे बाद हम मिलते हैं। फिर 3 घंटे बाद सूजी अच्छे से तैयार होकर उस जगह पर जाकर मारू का वेट करने लगती है जहाँ पर वो दोनों मिलने वाले होते हैं। ऐसे ही शाम हो जाता है और हम देखते हैं मारू को जो कि किसी काम में बिजी था, इसीलिए उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसे तो सूजी से मिलना था। वो जल्दी से रिजॉर्ट जाता है तो वहाँ पर सूजी नहीं होती है। फिर वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने सूजी को मिलने के लिए बुलाया था, तो सूजी वहीं पर होती है। वो मारू का इंतजार करते करते वहीं पर बैठे बैठे सो गई होती है। मारू काफी सरप्राइज रह जाता है कि सूजी अब तक उसका इंतजार कर रही थी। वो सूजी को उठाता है और कहता है तुम अब तक मेरा इंतजार कर रही थी, अगर मैं नहीं आता तो। सूजी कहती है मैं बस इंतजार करती रहती क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इंतजार करती तो तुम यहाँ जरूर आते। ये सभी बातें सुनकर मारू अचानक सूजी को किस करता है। उसके बाद वो लोग जापान में एक फेस्टिवल चल रहा होता है, वो देखने चले आते हैं। उन दोनों को काफी मजा आ रहा होता है। तभी अचानक मारू गायब हो जाता है, जिससे सूजी काफी परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया। वो उसको हर जगह ढूंढने लगती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो मारू को देखती है तो वो जाकर उसको गले लगा लेती है। मारू अपने मिशन पे था, उसे सूजी को अपने प्यार में पड़वाना था और वैसा ही हुआ। सूजी उसके प्यार में पड़ने लगी है, इससे वो काफी खुश होता है। मारू की वजह से सूजी अपनी जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे मारू से प्यार हो गया है। लेकिन जब सूजी घर आती है तो उसके डैड उसको घर से निकाल देते हैं क्योंकि उसके डैड रिजॉर्ट बेचना चाह रहे थे, पर सूजी ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो सूजी से काफी गुस्सा होते हैं। अब सूजी को घर से निकाल दिया गया होता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए। इसीलिए वो मारू के घर आ जाती है और उसके गेट के बाहर वो खड़ी ही होती है। तभी उसको मिस्टर हान का फोन आता है, वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। तो वो उससे मिलने चली जाती है। तो मिस्टर हान उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ने कहा है कि अगर तुम फैक्ट्री में चल रही स्ट्राइक को सुलझा पाई तो वो तुम्हें वापस बुला लेंगे। इसीलिए सूजी कुछ लोगों से मिलती है जो कि उन वर्कर्स का लीडर होते हैं। वो उन सबके साथ स्ट्राइक खत्म करने को लेकर बात करती है और उनके साथ ड्रिंक्स भी करती है। उसके बाद हम देखते हैं जब मारू घर जा रहा होता है तो उसको सूजी का फोन आता है और जिस तरह से सूजी बोल रही होती है जिससे मारू समझ जाता है कि उसने ड्रिंक कर रखा है। सूजी कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने मेरे साथ क्या किया है? हर वक्त मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं
पागल हो रही हूँ। तभी मारू देखता है कि सूजी तो उसके घर के रास्ते में ही बैठकर उससे फोन पे बात कर रही है। सूजी कहती है तुम्हारी वजह से मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ और अभी मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ। मारू सूजी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखा है। तो मारू सूजी को घर लेकर जाता है और उसको सुला देता है। फिर जब सुबह होती है तो सूजी उठ गई होती है और वो मारू को ही देख रही होती है। तभी मारू भी उठ जाता है। सूजी पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई? तो मारू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। सूजी कहती है क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से पागल हो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ? मारू कहता है हाँ तुमने कहा था। फिर सूजी पूछती है तो तुमने क्या जवाब दिया था? प्लीज मुझे बताओ कि तुमने क्या कहा था क्योंकि मुझे याद नहीं है। मारू कहता है मैंने कहा था कि तुम बहुत अनलकी हो कि तुम मेरे जाल में फंस गई। क्या तुम अभी मुझसे दूर भागना चाहती हो? अगर भागना चाहती हो तो अभी चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें भागने का सिर्फ एक ही चांस दूंगा। सूजी कहती है क्या तुमने यही कहा था? तो मैंने क्या जवाब दिया था? मारू कहता है तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सूजी कहती है तो क्या मैं अभी जवाब दे सकती हूँ? वो मारू को किस करती है। मतलब कि उसका जवाब ये था कि वो उसके साथ ही रहेगी, वो नहीं भागेगी। मारू काम से बाहर गया था और जब वो घर आता है तो उसके घर का काफी सारा सामान टूटा होता है और जयगिल को चोट भी लगी होती है। चोको मारू को बताती है कि यहाँ पर जयही का भाई आया था, वो जेल से छूट गया है और उसने ही ये सब किया है और वो जयही के बारे में पूछ रहा था। सूजी अब बदल रही थी, वो मारू की वजह से काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। पर उसे पता चलता है कि मारू और जयही एक दूसरे को 19 साल से जानते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। ये बात जानकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि जिस आदमी ने उसको प्लेन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया था वो मारू ही था और जयही ने उसको ही बहुत सारे पैसे दिए थे। मिस्टर हान सूजी को बताता है कि मारू जानबूझकर उससे मिला क्योंकि उसका जरूर कोई मकसद रहा होगा। 6 साल पहले उसने किसी को मारा था जिसके लिए वो 5 साल तक जेल में रहा था और इसी वजह से उसको कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। ये सभी बातें जानकर सूजी शॉक में होती है। मिस्टर हान कहता है हम मारू के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सूजी मिस्टर हान को ऐसा करने से मना करती है। फिर सूजी कुछ ड्रिंक्स लेकर मारू के पास जाती है तो वो दोनों एक शांत जगह पर बैठकर ड्रिंक्स करने लगते हैं। सूजी की तबीयत थोड़ी खराब होती है, उसको फीवर होता है, इसीलिए मारू उसको ड्रिंक करने से मना कर रहा होता है, उसकी काफी केयर कर रहा होता है। पर सूजी उसकी बात नहीं मानती और ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पर सूजी सब कुछ खुलकर तो नहीं बताती कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बस इतना कहती है कि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते, मीन्स की सूजी ब्रेकअप कर लेती है। सूजी ने ऐसा क्यों किया उसने तो नहीं बताया, पर मारू समझ जाता है कि उसको सच पता चल गया होगा। सूजी ने फैक्ट्री की स्ट्राइक वाली प्रॉब्लम सुलझा दी, इसीलिए उसके डैड उसको घर बुला लेते हैं। मारू जयही को बर्बाद करना चाहता है, वो इसके लिए हार ही नहीं मान रहा होता, इसीलिए जयही मारू को गुंडों से पिटवा देती है जिससे मारू को काफी चोट आती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। सूजी मारू के साथ काफी खुश रहने लगी थी, पर उससे अलग होकर वो काफी दुखी और उदास रहने लगती है। सूजी को मारू के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके घर आ जाती है। वो मारू के घर का दरवाजा नॉक करती है पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा होता है, इससे वो काफी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मारू आकर दरवाजा खोलता है। सूजी देखती है कि मारू को काफी चोट लगी है क्योंकि गुंडों ने उसको बहुत बुरी तरह मारा था। उसको ऐसे हालत में देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहती है हमने जापान में जो किस किया था वो मेरा फर्स्ट किस था, मेरी पूरी जिंदगी में ये पहली बार था कि मुझे किसी से प्यार हुआ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ में पहली बार एंजॉय करने लगी थी, मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। तो अब बस मेरी एक ही विश है कि मैं तुम्हें हर रोज देखूं और तुमसे कहूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हो जिनको हम साथ में बड़ा करें और हम साथ में बूढ़े हो। तो मुझे बताओ कि क्या ये पॉसिबल होगा? सूजी काफी रो रही होती है और उसकी बातें सुनकर मारू को सूजी के लिए काफी बुरा लगने लगता है। तो वो उसको कुछ जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो सूजी को चुप कराने के लिए उसको हक करता है। उसके बाद वो उसको अपने घर लेकर जाता है। सूजी बारिश में भीग गई थी तो मारू उसको चोको के कपड़े पहनने के लिए देता है और खुद भी कपड़े चेंज कर लेता है। उन दोनों को भूख लगी होती है, इसीलिए मारू बाहर से खाना लाने चला जाता है और जब वो वापस आता है तो सूजी सो गई होती है। तो मारू बेड लगाकर उसके ऊपर सूजी को सुला देता है। वो काफी देर तक सूजी को देखता रहता है क्योंकि उसके दिल में भी सूजी के लिए फीलिंग्स आने लगे हैं। सूजी सो रही होती है तो वो उसके गाल पर किस भी करता है। मारू ने चोको को जयगिल के साथ घूमने के लिए भेज दिया होता है क्योंकि मारू नहीं चाह रहा होता है कि चोको उसको ऐसी हालत में देखे। उसके बाद हम देखते हैं मारू को जो कि एक शॉप पर आकर सूजी के लिए ड्रेस खरीदता है और
फिर वो अपने घर चला आता है। वो अंदर जाने ही वाला होता है तभी उसको जयही का फोन आता है। जयही कहती है मुझे बचा लो मारू, यहाँ पर मेरा भाई आया है, वो काफी सारी चीजें तोड़ रहा है, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। अब भले ही मारू के दिल में सूजी के लिए फीलिंग्स आने लगे हैं पर पहला प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जयही का भाई उसको पहले भी मारा करता था। इसीलिए वो जयही से पूछता है कि वो कहाँ पर है। फिर मारू जो ड्रेस सूजी के लिए खरीद कर लाया था वो गेट के बाहर ही रख कर जयही के पास जाने लगता है। सूजी जब सोकर उठती है तो वो मारू को घर में नहीं देखती है, इसीलिए वो घर के बाहर चेक करने आती है तो बाहर उसको ड्रेस मिल जाता है। उस ड्रेस के साथ उसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है चलो ट्रिप पे चलते हैं। सूजी काफी खुश हो जाती है कि वो आज मारू के साथ ट्रिप पे जाने वाली है, लेकिन तभी मारू उसको मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है मुझे बहुत ही जरूरी काम है जिसके लिए मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, इसीलिए हम कल ट्रिप पे जाएंगे। इस मैसेज को देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मारू जयही से मिलने वाला है और एड्रेस भी लिखा होता है। सूजी इस मैसेज को देखकर काफी शॉक्ड रह जाती है। फिर हम देखते हैं मारू को जो कि जयही के पास आ चुका होता है। उसको काफी चोट लगी होती है और काफी सारा सामान टूटा फूटा भी होता है। वो पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, तो सूजी बताती है कि वो चला गया। फिर वो घर में से फर्स्ट एड बॉक्स लाने चला जाता है ताकि वो जयही के घाव पे पट्टी लगा सके। तभी मारू को जयही का भाई फोन करता है। वो मारू से हेल्प मांगता है क्योंकि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। इससे मारू समझ जाता है कि जयही ये सब जानबूझकर कर रही है, वो नाटक कर रही है। दरअसल सूजी को मैसेज जयही ने ही पठाया था ताकि वो यहाँ पर आए और जयही और मारू को साथ में देखकर उसे ऐसा लगे कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे के प्यार में हैं, जिससे सूजी का दिल पूरी तरह से टूट जाए और वो मारू को छोड़ दे, जिससे मारू का जयही से बदला लेने का सपना टूट जाए। और वैसा ही होता है। सूजी वहाँ पर आती है और वो जयही और मारू को बात करते हुए सुनती है। जयही मारू से काफी प्यार से बात कर रही होती है। जयही कह रही होती है कि तुम मुझसे पहले कितना ज्यादा प्यार करते थे, तुम मेरे लिए पागल थे, तुम मेरे एक बार बुलाने पर मेरे पास आ जाते थे, पर मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ बदला है। तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे, तुम मुझे भुला नहीं पाए हो। इन सभी बातों को सुनकर सूजी का दिल सच में टूट ही जाता है। उसे लगने लगता है कि मारू अभी भी जयही से प्यार करता है। इससे वो काफी सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। वही मारू जयही से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, इसीलिए बकवास करना बंद करो। अब मुझे तुमसे बदला नहीं चाहिए। तुम जो कर रही हो या जो तुम करने वाली हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थोड़ी भी नहीं है। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। इतना कहकर वो बाहर आ जाता है। जब सूजी वहाँ से जाती है तो मारू उसको जाते हुए देख लेता है। मारू को सूजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपनी लड़ाई में सूजी को शामिल कर लिया। मारू जब घर आता है तो वहाँ पर सूजी नहीं होती है। मारू को घर में एक फोटो मिलता है जहाँ पर सूजी ट्रिप के लिए जाना चाहती थी। फिर मारू जल्दी से उस जगह पर पहुँचता है तो सूजी वहीं पर होती है। मारू सूजी के पास जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई। सूजी कहती है क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की जरूरत थी और ड्रेस के लिए थैंक यू। वैसे तुम यहाँ पर पहली बार नहीं आए हो, सही कहा ना। मारू कहता है नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। मैं किसी के साथ यहाँ पर आने वाला था पर हम नहीं आ पाए। सूजी पूछती है कि वो कौन थी, तो मारू कहता है वो जयही थी, मैं उससे प्यार करता था। वैसे तुम्हें जयही और मेरे बारे में कब पता चला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो सूजी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सूजी ने जयही और मारू को बात करते हुए सुना था, फिर भी सूजी मारू को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो उसके साथ ही रहना चाह रही होती है, लेकिन मारू ऐसा नहीं चाह रहा होता। उसकी वजह से ऑलरेडी सूजी काफी हर्ट हुई है और वो नहीं चाहता कि वो और ज्यादा हर्ट हो। इसीलिए वो कहता है मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। अब तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था, एक प्लान का हिस्सा था। मैं अभी भी जयही से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मारू सूजी को और भी काफी सारी बातें कहता है जिनको सुनकर सूजी को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूट जाता है। फिर वो अपने घर जाने लगती है। वो काफी सैड होती है। तभी उसे मिस्टर हान का मैसेज आता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जानकर वो शॉक्ड रह जाती है और काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। सूजी को मारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि उसको अपने डैड का भी ख्याल नहीं रहा। वो अपने डैड के साथ वक्त नहीं बिता पाई। उनके आखिरी समय
समय में उनके साथ नहीं रह पाई, इन सभी बातों को सोचकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गाड़ी घुमाती है और वापस मारू के पास जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि मारू कार से वापस आ रहा है। सूजी मारू से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो गाड़ी काफी तेज चलाने लगती है और मारू के गाड़ी में जाकर ठोक देती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 11 महीने आगे चली जाती है और हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से ही सूजी लापता है। इसी वजह से तब से जय ही कंपनी की टेम्पररी डायरेक्टर है और कंपनी को चला रही है। उसके बाद हम देखते हैं मारू को, जो कि पहले लड़कियों को डेट करके उनका पैसा ठगता था, पर अब वो हर किसी को ठगने लगा है। उस एक्सीडेंट के बाद से ही मारू पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मारू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिनको वो ठगता है वो कितने गरीब है या कितने परेशानी में है, उसे बस पैसों से मतलब है। मारू जिस तरह का काम करता है ये चोको और जयगिल को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो लोग आश लगाए बैठे हैं कि एक दिन मारू जरूर ये काम करना छोड़ देगा। मारू सूजी को काफी याद करता रहता है और सूजी लापता है इसके लिए वो खुद को ब्लेम करता रहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही सूजी काफी परेशान थी। वो उम्मीद कर रहा होता है कि सूजी ठीक हो और वो वापस लौट आए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम देखते हैं सूजी की सेक्रेटरी सूजी को लेकर मारू के घर जा रही होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी को याद आता है कि वो कीज तो कार में ही भूल आई है, इसीलिए वो सूजी को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और कीज लाने चली जाती है। लेकिन सूजी वहां पर नहीं रुकती, वो थोड़ा आगे जाती है तो वो कुछ बच्चों को दीवार पर लिखते हुए देखती है, तो वो भी जाकर दीवारों पर लिखने लगती है। उसी वक्त वहां से मारू गुजरता है तो वो सूजी को देख लेता है और उसको देखकर वो हैरान रह जाता है। सूजी भी काफी हैरान रह जाती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम ही मारू हो, सही कहा ना? फिर वो अपने बैग से कैमरा निकालती है जिसमें उसके और मारू के फोटोज होते हैं जो कि उन्होंने जापान में लिया था। सूजी उन फोटोज को मारू को दिखाती है और कहती है, मेरी याददाश्त चली गई है। मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये तक सीखना पड़ा था कि मेरा नाम सूजी है और मेरे पास सिर्फ बचा था तो ये कैमरा, और इस कैमरे में जिस इंसान का फोटो है वो तुम हो मारू। जो लेडी मेरा ख्याल रख रही है उसी ने बताया कि तुम्हारा नाम मारू है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सही कहा ना? इन सभी बातों को सुनकर मारू बिल्कुल ही शॉक में होता है। तभी वहाँ पर सूजी की सेक्रेटरी आ जाती है। फिर मारू उन दोनों को लेकर अपने घर चला आता है। सूजी की सेक्रेटरी बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से उसने अपनी याददाश्त ही नहीं बल्कि अपना स्किल और नॉलेज सब कुछ खो दिया है। उसे पढ़ने लिखने में काफी परेशानी होती है। वो पहले जैसी दिखती तो है पर पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे उसको लोगों की नजरों से बचा कर रखना पड़ रहा है। अगर उसके बारे में तैसन के लोगों को या जयही को पता चल गया तो उसके लिए कंपनी में वापस लौटना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे उसे छुपा कर ही रखना होगा। उसे कार में कैमरा मिल गया जिसमें तुम्हारा पिक्चर था, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो तुमसे मिलती रहेगी तो उसकी मेमोरी जल्दी रिकवर होगी, इसीलिए मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक होकर कंपनी में वापस लौट आए, इसीलिए प्लीज उसकी मदद करो उसकी पोजीशन वापस दिलाने में। मारू पूछता है, मैं ही क्यों? सूजी की सेक्रेटरी कहती है, क्योंकि तुम अकेले हो जिससे वो प्यार करती थी और तुम पे वो ट्रस्ट करती थी। मारू कहता है, ऐसा बस उसे लगता है। फिर वो सूजी के पास जाता है और कहता है, तुम गलत इंसान के पास आ गई हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा था, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। किसने कहा ये तुमसे? हमने साथ में फोटो ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लवर्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर सूजी कहती है, क्या मेरी वजह से तुम एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं पहले जैसी नहीं रही, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा वेट करोगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मारू कहता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। हमारे बीच कुछ भी नहीं था, बस हम एक दूसरे को जानते थे। सूजी कहती है, ऐसा नहीं है, मेरा दिल जानता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मारू उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मारू ये सब कहना तो नहीं चाहता था, वो अभी भी सूजी से प्यार करता है, पर वो फिर से उसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी की बैंड नहीं बजाना चाहता है। इसीलिए उसने सूजी से ऐसा कहा ताकि वो उससे नफरत करे और उसको भूल जाए। सूजी मारू की बातों से काफी सैड हो जाती है और अपने सिर पे मारने लगती है कि उसे क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब सूजी वहाँ से जा रही होती है तो सूजी को जही का भाई देख लेता है और वो समझ जाता
है कि ये सूजी है जो कि 11 महीनों से लापता है। तो वो सूजी का पीछा करता है और पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर रहती है और साथ ही वो प्रूफ के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। जब सूजी अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो उससे मिलने मिस्टर हान आता है। उसको अभी सूजी के कंडीशन के बारे में पता है और सूजी को छुपा कर रखने का डिसीजन भी उसका ही था। उसके बाद हम देखते हैं मारू को जो कि डॉक्टर के पास आया होता है। एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन के कुछ हिस्से डैमेज हो गए थे और वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर उसने अपनी सर्जरी नहीं करवाई तो वो मर जाएगा। लेकिन सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए सर्जरी करवाने के लिए मारू अभी रेडी नहीं होता है। मारू जब शाम को घर आता है तो उसके गेट पे सूजी एक नोट चिपका कर गई थी। उस नोट में सूजी का नंबर होता है और उसने कहा होता है मुझे कॉल करना, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन जही का भाई कंपनी के मैनेजर से मिलने आता है जो कि जही के साइड है। जही उसका फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए वो उससे मिलने आया होता है। वो उसको बताता है कि सूजी जिंदा है और उसको पता है कि वो कहाँ पर है। वो प्रूफ के तौर पे वो वीडियो भी दिखाता है जो कि उसने रिकॉर्ड किया था। वो उससे कहता है मैं उसको कंपनी से काफी दूर ले जाऊंगा, उसको ठिकाने लगा दूंगा ताकि वो कभी भी कंपनी में वापस नहीं आ पाए, और ये काम करने के लिए मुझे काफी सारे पैसे चाहिए। मैनेजर जही के साइड है, वो चाहता है कि जही कंपनी को संभाले, इसीलिए वो इसके लिए मान जाता है। फिर जही का भाई उस घर पे नजर रखने लगता है जहाँ पर सूजी रहती है। जब सूजी की सेक्रेटरी काम से बाहर चली जाती है तो वो जाकर दरवाजा नॉक करता है तो सूजी आकर दरवाजा खोलती है। वो सूजी से कहता है मैं मारू का बड़ा भाई हूँ, मारू तुमसे कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें लाने के लिए कहा है। इससे सूजी काफी खुश हो जाती है। वो अंदर जाकर तैयार हो जाती है और उसके साथ जाने लगती है। वो काफी खुश होती है कि मारू ने उसको मिलने के लिए बुलाया है। फिर कुछ देर बाद मारू के घर पे सूजी की सेक्रेटरी आती है और पूछती है क्या यहाँ पर सूजी आई है? मैं उसे वापस लेने आई हूँ क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे पास आने वाली है। मारू कहता है वो यहाँ पर तो नहीं आई है। फिर सूजी की सेक्रेटरी उसको एक नोट देती है जो कि सूजी घर पर छोड़कर गई थी। उसमें लिखा होता है मारू मुझसे मिलना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे लाने के लिए किसी को भेजा है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। उस नोट को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आई है तो उसे कौन लेकर चला गया है। तभी सूजी की सेक्रेटरी कहती है हम उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, उसके फोन का जीपीएस एक्टिवेट है। फिर मारू सूजी का जीपीएस ट्रैक करता है तो उसे पता चल जाता है कि सूजी कहाँ पर है, तो जल्दी से सूजी के पास पहुँच जाता है। मारू को वहाँ पर देखकर जही का भाई वहाँ से भाग जाता है। मारू सूजी से कहता है तुम किसी के साथ भी ऐसे कैसे जा सकती हो जिसको तुम जानती भी नहीं हो, क्या तुम पागल हो? सूजी कहती है उसने कहा कि तुमने उसको भेजा है। तो मारू कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मारू सूजी पे काफी गुस्सा कर रहा होता है तो सूजी कहती है क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे कभी भी मिलने ही नहीं आती। फिर मारू उसको गाड़ी में बिठाने के लिए ले जाने लगता है पर वो नहीं आती। वो कहती है मैं गलत थी, जो इंसान मुझे इतना ज्यादा नापसंद करता है मैं उसके ऊपर अपना प्यार थोप रही हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हें अब से कभी भी परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वो टैक्सी लेकर घर जाने लगती है। वो काफी ज्यादा सैड भी होती है और उसने मारू से जो कुछ भी कहा उससे मारू भी काफी सैड होता है। फिर हम देखते हैं जही को जो कि काफी परेशान होती है क्योंकि उसके भाई ने उसको भी बता दिया था कि सूजी जिंदा है और वो अभी कहाँ पर है। मारू जब अपने घर आता है तो वहाँ पर जही का भाई आया होता है। वो मारू से माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने जही को बता दिया है कि सूजी जिंदा है और वो कहाँ पर है और उसने जो कुछ भी किया उसको सूजी ने करने को कहा था। मारू को जही पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे ये पता भी है कि जही को जो चीज चाहिए उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और अभी जो है जही कंपनी की डायरेक्टर बनना चाहती है और इसके लिए वो जही को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। तो वो जही के भाई से एड्रेस पूछता है जहाँ पर सूजी रहती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। रास्ते में ही मारू को सूजी की सेक्रेटरी मिल जाती है तो वो उसको बताता है कि जही को पता चल गया है कि सूजी जिंदा है और कहाँ पर है। रास्ते में वो दोनों एक आदमी को लोगों से पूछताछ करते हुए देखते हैं जो कि जही का आदमी है। फिर वो लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। मारू जल्दी से सूजी के पास जाता है। सूजी कहती है कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम यहाँ क्यों आए हो? मारू कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ इसीलिए मेरे साथ चलो। लेकिन सूजी आने से मना कर देती है। वो कहती है तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम मुझ पे चिल्लाए थे और कहा था मेरा दिमाग खराब है, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी नजरों से दूर चले जाओ तुम। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। मारू उसको दरवाजा खोलने को कह रहा होता है पर सूजी दरवाजा खोल ही नहीं रही होती। वहीं बाहर कुछ लोग आते हैं जिनको
जही ने भेजा होता है। वो सूजी की सेक्रेटरी से कहते हैं हमें पता चला है कि सूजी यहाँ पर रह रही है, इसीलिए हम उसे ले जाने आए हैं। सूजी की सेक्रेटरी कहती है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, वो यहाँ पर नहीं है। वो उन लोगों को अंदर जाने से रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है। सूजी दरवाजा ही नहीं खोल रही होती है तो मारू कहता है मैं एक लड़की से पहली बार प्लेन में मिला था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और प्लेन में कोई डॉक्टर भी नहीं था। मैं कभी मेडिकल स्टूडेंट हुआ करता था तो मैंने उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया था। दूसरी बार मैं उससे तब मिला था जब हम दोनों बाइक राइडिंग कर रहे थे और हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर भी मैंने उसको बचाया था और खुद घायल हो गया था। वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, मुझे थैंक यू कहने के बजाय वो मुझ पे गुस्सा कर रही थी। वो बहुत ही मतलबी और घमंडी लड़की थी जिसको थैंक यू तक कहना नहीं आता था। सूजी पूछती है कौन थी वो, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मैं थी, बताओ मुझे। वो दरवाजा खोल देती है। मारू कहता है अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं जवाब कार में दूं तो चलेगा। मारू दूसरे रास्ते से सूजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो कार में जवाब देता है कि तुम सही थी, जो कुछ भी मैंने कहा वो तुम्हारे बारे में ही था। उसके बाद हम देखते हैं जय ही बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में होती है और वो सूजी को डायरेक्टर की पोजीशन से हटाने की बात करती है। वो कहती है मुझे सूजी का पता चल गया है और मैंने उससे बात की। उसने खुद बताया कि वो अब इन बिजनेस के झमेलों में नहीं पड़ना चाहती है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। जय ही और भी काफी इमोशनल बातें करके सूजी को डायरेक्टर की पोजीशन से हटाने के लिए बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर लेती है। मारू सूजी को लेकर अपने घर आता है और फिर सभी सामान पैक करने लगता है क्योंकि वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं। जय ही अपना हद पार कर रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसीलिए उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मारू डिसाइड करता है कि वो सूजी को वो सब दिलाकर रहेगा जो कि उसका है, क्योंकि मारू उससे प्यार करता है। उसके अगले दिन कंपनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया होता है जहां पर ये अनाउंस किया जाने वाला होता है कि अब कंपनी की डायरेक्टर जय ही होगी। जय ही स्टेज पे भाषण दे रही होती है, तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और उसको वहाँ पर देखकर जय ही बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो सूजी के पास आती है और उसका हालचाल पूछती है और फिर उसको हक भी करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसको सूजी की कितनी चिंता है। फिर सूजी स्टेज पे जाती है और कहती है आई एम सॉरी कि मैं इतने समय से कंपनी से दूर रही। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा लगभग 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। मुझे रिकवर होने में काफी टाइम लग गया, पर अभी मेरी हेल्थ कंडीशन काफी बेहतर है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंपनी वापस आ रही हूँ। मैं ठीक तो हो गई हूँ पर अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे लोगों के चेहरे पहचानने में परेशानी होती है, पर ये बस कभी कभार होता है। मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, इसलिए मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी जब तक मैं फुली रिकवर्ड नहीं हो जाती। मिस्टर कैंग मारू जो कि मेरा फियांसे है वो मेरी मदद करेगा जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। मारू को वहाँ पर देखकर और सूजी ने उसको अपने फियांसे के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, इससे जय ही शॉक्ड रह जाती है। यहाँ पर सूजी ने जो कुछ भी कहा वो सब सूजी इसलिए कह पाई क्योंकि मारू ने सूजी को ये सब बोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया था। सूजी के वापस आ जाने से जय ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सूजी अपने ऑफिस में होती है। मारू पूछता है क्या ये मुश्किल था, तो सूजी कहती है हाँ। फिर मारू सूजी को हक कर लेता है और उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। सूजी कहती है वो लेडी जिनका नाम जय ही है, क्या वो मेरी स्टेप मॉम है, तो मारू कहता है है। फिर सूजी कहती है तो क्या मुझे उनसे लड़ना होगा, पर क्यों, तो मारू कहता है क्योंकि ये लड़ाई उसने ही शुरू किया है। सूजी पूछती है पर वो लड़ाई क्यों करना चाहती है, तो मारू कहता है क्योंकि वो सब पाना चाहती है जो कि उसका बिल्कुल भी नहीं है। सूजी कहती है मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, अगर उन्हें मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। मारू कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूँ, तुम बस मेरे पीछे रहना। उसके बाद हम देखते हैं मारू और सूजी वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके पास जय ही आती है। वो सूजी से कहती है मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, क्या तुम घर नहीं आ रही हो, चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ में घर चलते हैं। मारू कहता है नहीं वो मेरे साथ रहेगी, तो जय ही कहती है तो ठीक है लेकिन हम साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। फिर सूजी कहती है क्या मैं मारू के साथ आ सकती हूँ, तो जय ही कहती है हाँ तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर शाम को वो दोनों डिनर के लिए आते हैं। वो दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं तो सूजी कहती है क्या यही मेरा घर है, तुमने कहा था कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे दिखते थे। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो जय ही सूजी का वेलकम करती है, उसको हक करती है और उसको आने के लिए थैंक यू भी कहती है। तभी सूजी जय ही से पूछती है कि मेरे डैड का रूम कहाँ पर है, जो सुनकर जय ही हैरान रह जाती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। बात और बिगड़ती उससे पहले ही मारू बात को संभाल लेता है। जय ही कहती है कि तुम्हारे डैड का रूम वहीं पर है जहाँ पर पहले था,
था। फिर सूजी अपने आप वहाँ पर जाने लगती है। वही मारू और जय ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जय ही पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो? तुमने कहा था कि मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वहीं सूजी जैसे तैसे अपने डैड के कमरे में पहुंच जाती है। वो अपने डैड का फोटो देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। वही मारू कहता है, वैसे सच कहूँ तो तुम कौन हो मुझे नहीं पता। हमारे बीच पास्ट में कुछ था, मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो याद करने लायक भी नहीं था। अभी जो मेरे दिमाग में छाया रहता है, जिसकी वजह से मैं काफी क्रेजी होता जा रहा हूँ, उसके बिना मुझे भूख नहीं लगती और ना ही नींद आती है। वो जय ही नहीं बल्कि सूजी है। मैं वापस आया हूँ सूजी की वजह से। उसकी स्टेप मॉम जो कि उसको गायब करवाना चाहती है, मैं उसको उससे बचाने आया हूँ। फिर जय ही कहती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सूजी को मरवाना चाहती हूँ? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो मारू कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो बस सूजी को वो सब वापस दिलाने आया हूँ जो कि उसका ही है। वैसे तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती? सब कुछ छोड़कर कहीं चली क्यों नहीं जाती? जय ही कहती है, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ? तुम ऐसा सोचते हो, पर मैं नहीं, ये सब कुछ मेरा ही है। मारू को वहाँ पर डिनर करने का मन ही नहीं करता, तो वो सूजी को लेकर घर वापस चला आता है। मारू देर रात तक काम कर रहा होता है, जिससे उसका सिर काफी दर्द करने लगता है। तो वो जल्दी से मेडिसिन खाता है, तब जाकर उसको थोड़ा आराम मिलता है। उसके अगले दिन मारू ऑफिस आता है और सूजी को जो जो काम करने हैं वो सब कुछ संभालता है। वहीं सूजी अपनी सेक्रेटरी के साथ डॉक्टर के पास आई होती है। डॉक्टर कहते हैं, इस हफ्ते की रिपोर्ट काफी अच्छी आई है, तुम काफी इम्प्रूव कर रही हो, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी यादों से दूर मत भागो, उनका सामना करो, उनको याद करने की कोशिश करो। सूजी कहती है, आपका कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी उन मेमोरीज को याद ही नहीं करना चाहती हो, इसीलिए तुम उनसे दूर भाग रही हो ताकि तुम फिर से हर्ट ना हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में जरूर कुछ बहुत ही पेनफुल रहा होगा, इसीलिए तुम उन्हें याद ही नहीं करना चाहती हो। तो उन यादों से डरना छोड़ दो, उन्हें याद करने की कोशिश करो, तभी तुम पूरी तरह से ठीक हो पाओगी। उसके बाद जब शाम को मारू घर आता है तो वो देखता है कि चोको और सूजी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सूजी को मारू के साथ कहीं घूमने जाने का मन होता है, पर मारू को ये बात बताने में उसको काफी एम्बैरेसिंग लग रहा होता है, क्योंकि उसके मन में डर होता है कि कहीं मारू को ऐसा ना लगने लगे कि वो उसके पीछे ही पड़ गई है। इन सभी बातों को मारू सुन लेता है और उसे भी सूजी के साथ घूमने जाने का मन होता है, तो वो काफी खुश हो जाता है। वो आधी रात को जयगिल को उठाकर उससे पूछता है कि वो सूजी को कहाँ पर घुमाने ले जाए और लड़कियों को क्या क्या पसंद होता है। ये सुनकर जयगिल हंसने लगता है, क्योंकि लड़कियों के मामले में मारू खुद ही एक्सपर्ट है। वो एक टाइम पर प्लेबॉय हुआ करता था, पर अब उसको ही नहीं पता कि उसे क्या करना है। अब मारू ने जयगिल से पूछा होता है, तो वो मारू को कुछ एडवाइस दे ही देता है। फिर अगले दिन वो दोनों साथ में बहुत सारी जगहों पर घूमने जाते हैं। उन्हें काफी मजा आता है, वो दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं। और शाम को जब वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो वो दोनों ही काफी खुश होते हैं। उन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। तभी उनके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, जिसकी लाइट सूजी की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसको एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट की थोड़ी सी झलक दिखती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं सूजी इंटरनेट पे वीडियोस देखकर खाना बना रही होती है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उन्होंने क्या क्या कहा था। वो याद करने की कोशिश करने लगती है, तो उसे याद आता है कि वो काफी तेज गाड़ी चला रही थी और वो काफी उदास और गुस्से में थी। इससे ज्यादा उसे याद नहीं आता है। इससे वो काफी सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर मारू आता है। वो मारू से कहती है, अगर किसी दिन तुम मुझसे बोर हो गए, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, तो मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी। मारू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता है कि मैं कैसा फील करता हूँ, मैं तुमसे कभी बोर हो ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादा मत सोचो। अब जय ही नहीं चाहती कि मारू सूजी के साथ रहे, इसीलिए वो मारू को किसी झूठे केस में फंसाना चाहती है। इसीलिए मारू से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पूछताछ किया जा रहा होता है, पर मारू के खिलाफ उनके पास कुछ खास सबूत नहीं होते हैं, इसीलिए मारू बच जाता है। वहीं सूजी को अपने बारे में और जानना है, अपनी याददाश्त वापस लानी है, इसीलिए वो अपने घर चली आती है। वहीं जब मारू घर वापस आता है तो सूजी को घर पर ना देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो कहाँ चली गई। जब जय ही ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि सूजी वहाँ पर आई हुई है और वो उसके बेटे के साथ वीडियो गेम खेल रही है। उसे ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि सूजी उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जयगिल जब घर आता है तो मारू को उससे पता चलता है कि सूजी अपने घर गई है। मारू काफी परेशान हो जाता है कि वो अकेले वहाँ पर क्यों चली गई। वो जल्दी से सूजी के पास जाने लगता है। वहीं सूजी के घर पे खाना भी रेडी हो चुका होता है, तो वो और जय ही खाना खाने लगते हैं। सूजी वो डिश काफी ज्यादा खाने लगती है, जिससे उसको एलर्जी है। ये देखकर जय ही और भी ज्यादा हैरान रह जाती है कि उसको हुआ क्या है। उसी वक्त वहाँ पर मारू पहुँच जाता है, तो वो सूजी को लेकर वापस घर जाने लगता है। वो सूजी से कहता है, अब से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी सूजी कहती है, मुझे अपनी मेमोरीज को याद करने में काफी डर लगता है।
है। तो मारू कहता है अगर ऐसा है तो याद करने की कोशिश मत करो। सूजी कहती है मुझे डर लगता है पर मैं अपनी याददाश्त वापस लाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। हम कैसे मिले थे, हम एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़े थे, हम कहाँ गए थे और हमने क्या क्या बातें करी थी, मुझे वो सभी चीजें याद करनी है। ये सभी बातें सुनकर मारू काफी उदास हो जाता है क्योंकि सूजी के साथ पास्ट में जो हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके अगले दिन सूजी घर पे होती है और वो कार वाला इंसिडेंट को याद करने की काफी कोशिश कर रही होती है। उसे याद आता है कि वो काफी तेज गाड़ी चला रही थी और उसके सामने से एक गाड़ी भी आ रही थी जिसके अंदर एक आदमी बैठा था पर उसको उसका चेहरा याद नहीं आता है। तभी कोई उसका डोरबेल बजाने लगता है तो वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो जय ही आई हुई है। सूजी काफी परेशान हो जाती है कि वो अब क्या करे। वो मारू को फोन करती है और उसको बताती है कि बाहर जय ही आई हुई है। तो मारू सूजी को दरवाजा खोलने से मना करता है और जल्दी से घर वापस आने लगता है। सूजी मारू की बात नहीं मानती है और दरवाजा खोल देती है और जय ही को घर के अंदर बुला लेती है। जय ही सूजी को घर वापस आ जाने के लिए कहती है तो सूजी कहती है मैं यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे मारू के साथ ही रहना है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। जय ही कुछ ऐसी बातें कहती है जिनको सुनकर सूजी को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है और इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जय ही सूजी को उठाने लगती है, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अचानक उसे ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर मारू पहुंच जाता है। वो सूजी को बेहोशी की हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में सूजी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो अब ठीक होती है। वहीं जय ही घर पे बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और सोच रही होती है कि सूजी को अचानक हो क्या गया था। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो जय ही को बताता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सूजी अभी मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम से गुजर रही है पर वो अभी श्योर नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं। इन बातों को जानकर जय ही शॉक्ड रह जाती है। जय ही को अब सब समझ में आने लगता है कि सूजी इन दिनों इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। मैनेजर कहता है अगर ये बात सच निकला तो हम ये बात मीडिया में अनाउंस कर देंगे जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम उसकी एक लौती फैमिली हो, उसकी गार्डियन हो, इसीलिए उसके सभी शेयर्स और फॉर्च्यून तुम्हारे हो जाएंगे, तुम कंपनी की मालकिन बन जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं सूजी जब होश में आती है तो वो अपने बगल में मारू को सोया हुआ देखती है। जब मारू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सूजी बेड पर तो है ही नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि सूजी कहाँ चली गई। वो हर जगह सूजी को ढूंढने लगता है। वो हॉस्पिटल के बाहर आता है तो वो सूजी को बाहर बेंच पे सोया हुआ देखता है। मारू उसके पास जाता है, उसको उठाता है और उसको डांटता भी है कि वो यहाँ आकर क्यों सो रही है। फिर वो सूजी को अंदर चलने के लिए कहता है तो सूजी कहती है कौन हो तुम। मारू कहता है मजाक मत करो और अंदर चलो। सूजी कहती है मैंने पूछा आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर मारू शॉक रह जाता है कि सूजी को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे। फिर सूजी अकेले ही वहाँ से जाने लगती है तो मारू उसके पीछे आता है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सूजी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे आना बंद करो। मारू कहता है बहुत हुआ, मजाक करना बंद करो। लेकिन सूजी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। मारू सूजी की सेक्रेटरी को फोन करके बता देता है कि सूजी कैसा बिहेव कर रही है। तो सूजी की सेक्रेटरी डॉक्टर के पास आती है और उनको सभी बातें बताती है। डॉक्टर कहते हैं उसको जरूर अपनी कुछ मेमोरीज याद आ गया होगा जिससे उसको शौक लगा होगा, इसीलिए वो फिर से सब कुछ भूल गई है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सूजी यूं ही सड़क पे चलती जा रही होती है, उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है और मारू उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो उसके पीछे आ रहा होता है। सूजी रोड क्रॉस करने जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है तो मारू आकर उसको बचाता है। सूजी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो मारू कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। मारू सूजी को लेकर घर आता है और उसको वो फोटो दिखाता है जो कि उन्होंने जापान में लिया था। लेकिन सूजी को विश्वास नहीं होता, वो कहती है ये सब झूठ है। वो सभी चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है तो मारू उसको शांत करने लगता है। सूजी काफी परेशान होती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मारू पूरी रात उसको अपनी गोद में लेकर बैठा रहता है। सुबह जय ही सूजी से मिलने आती है तो मारू बाहर आता है। मारू कहता है मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना, फिर क्यों आई हो। जय ही कहती है मैं उसकी मदर हूँ, मुझे उससे मिलने का हक है, इसीलिए मुझे अंदर जाने दो। मारू कहता है तुमने आखिर उससे क्या कहा था जिससे वो बेहोश हो गई थी। जय ही कहती है मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया था, ये कोई नई बात नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या शॉकिंग था जिससे वो बेहोश हो गई। मारू कहता है एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जय ही कहती है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा सूजी के लिए प्यार है, तुम्हारे मन में सिर्फ गिल्ट है कि तुम्हारी वजह से सूजी को क्या से क्या हो गया, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। प्यार वो है जो कि तुमने मुझे दिया था, उसे प्यार कहते हैं। जब मैंने तुम्हें खो दिया तब जाकर
जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है। जब तुम सूजी के फियांसे बनकर वापस आए तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम मुझे फिर से परेशान करने क्यों चले आए, लेकिन तुम्हें फिर से देखकर मुझे काफी खुशी हुई। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस बार जही ने जो कुछ भी कहा होता है वो सब उसने अपने दिल से कहा होता है। उसको सच में पछतावा होता है कि उसने मारू को खो दिया। जही को मैनेजर फोन करता है जो कि जही को बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि सूजी की सच में याददाश्त चली गई है। इसीलिए वो जही को ये बात जल्दी से मीडिया में अनाउंस कर देने के लिए कहता है। जही के दिल में मारू के लिए फीलिंग्स अभी भी है, पर इतने सालों में जो वो पाना चाह रही है वो उसे छोड़ नहीं सकती। वो काफी खुश हो जाती है कि अब जल्द ही सब कुछ उसका हो जाएगा। वहीं सूजी कमरे में बैठी होती है तो मारू उसके लिए जूस लेकर आता है क्योंकि सूजी ने कल से ही कुछ नहीं खाया होता है। लेकिन सूजी जूस पीने से मना कर देती है और जूस को फेंक देती है। मारू फिर से जाकर जूस लेकर आता है और सूजी फिर से फेंक देती है। ऐसा ही चलता रहता है। मारू कई बार जूस लेकर आता है और सूजी हर बार जूस फेंक देती है। जूस फेंकने के चक्कर में सूजी के हाथ पर छोटा सा कट भी लग जाता है तो मारू उस पे मेडिसिन लगाने लगता है। वो सूजी से कहता है, तुम अभी गुस्से में हो, चीजें तोड़ रही हो और मुझ पे चिल्ला रही हो, लेकिन मैं इससे खुश हूँ कि तुम कुछ तो कर रही हो। तुम्हारे दिल में अभी काफी दर्द भरा हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जी भर कर रो लो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल है मेरी वजह से। अगर मेरी मेमोरीज की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, उन मेमोरीज की वजह से तुम अपने आप को हर्ट कर रही हो, उनको याद नहीं कर रही हो, तो ऐसा मत करो। तुम उन यादों को बाहर आने दो और खुद को हर्ट करना बंद करो, मुझे करो। मैं तुम्हें तभी छोड़कर जाऊंगा जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। जब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी तब मुझे चैन मिलेगा और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से जूस लाने चला जाता है और जब वो जूस लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि सूजी काफी रो रही है। तो मारू टेबल पर जूस रखकर बाहर चला आता है। सूजी काफी ज्यादा रोती है जिससे उसका मन हल्का हो जाता है। उसके अगले दिन सूजी सोकर उठती है और बाहर आती है तो मारू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो मारू से काफी अच्छे से बात करती है जिससे हमें पता चल जाता है कि पिछले कुछ महीनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सब कुछ याद आ गया है। सूजी कहती है, मैं काफी अच्छे से सोई और मुझे काफी समय बाद सपना आया और मेरे सपने में तुम थे, लेकिन मेरे सपने में जो मारू था वो बहुत ही अलग था। तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे हर्ट किया। तुम बहुत ही घटिया इंसान थे। ये सुनकर मारू हैरान रह जाता है। वो कहता है, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो क्या पता मैं अगर वही इंसान बन गया तो तुम क्या करोगी अगर मैं तुम्हारे सपने के जैसा बुरा इंसान रहा तो। सूजी कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने अपने डैड तक को छोड़ दिया था। ये सुनकर मारू हंसने लगता है तो सूजी पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो मारू कहता है, अभी जो तुमने कहा तुम वैसा ही करना, समझी? लेकिन सूजी को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हान को जो कि एक रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि सूजी ने उसको वहाँ पर बुलाया होता है। यहाँ पर सूजी मिस्टर हान को बताती है कि उसको कुछ बातें याद आई है। वो कहती है, तुमने मुझे इसी रेस्टोरेंट में कहा था कैंग मारू किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था और उसी इंसान की वजह से मारू जानबूझकर मुझसे मिला था। तुमने ये सब मुझसे कहा था तो मुझे बताओ कि वो पर्सन कौन था। ये सभी बातें सुनकर मिस्टर हान हैरान रह जाता है। सूजी कहती है, मारू किस तरह का इंसान है? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है जो कि मुझे नहीं पता? मिस्टर हान कहता है, क्या आप श्योर हैं कि आपसे ये सब मैंने ही कहा था? फिर सूजी कहती है, हाँ वो तुम ही थे, तुमने ही कहा था मारू मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन मिस्टर हान सूजी को सच नहीं बताता है। वो कहता है, मैंने आपसे ऐसा कभी नहीं कहा और इसके बारे में मैंने खुद भी नहीं सुना है। सूजी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुमने ऐसा नहीं कहा था? मिस्टर हान कहता है, मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं वो अपने दिमाग में खुद से कुछ मेमोरीज बना लेते हैं जो कि सच नहीं होता है। फिर सूजी कहती है, क्या सच में? तो मेरी वो यादें नकली थी? शायद ऐसा ही होगा, मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई होगी। उसके बाद वो ऑफिस आती है तो मारू उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई? तो सूजी कहती है कि हो सकता है कि काम करने की वजह से मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं, इसीलिए मैं आई हूँ। अब जय ही सभी को ये बात बताना चाहती है कि सूजी की याददाश्त चली गई है, लेकिन वो बस यूं ही नहीं कर सकती। इसीलिए वो सूजी को फोन करके बताती है कि आज उसको एक आदमी से मिलना है जिसके साथ उसके कंपनी का काफी बड़ा डील होने वाला है। तो जय ही ये काम सूजी को करने को कहती है ताकि वो कोई गलती कर दे जिससे वो सूजी को कंपनी से निकाल सके। मारू सूजी से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर सूजी कहती है, मैं कब तक तुम्हारे सहारे ये सब करती रहूंगी, इसीलिए मैं ये खुद करना चाहती हूँ। सूजी अकेले ये बिजनेस डील करने चली जाती है और जैसा जय ही ने सोचा था वैसा ही होता है। सूजी गलती कर देती है, इससे वो पर्सन डील कैंसिल कर देता है। तभी सूजी को जय ही फोन करके जानबूझकर काफी बातें सुनाती है कि उसने
उसने ये क्या कर दिया। सूजी काफी सैड हो जाती है कि उसने गलती कैसे कर दी। मारू समझ जाता है कि ये जयही का प्लान था और वो लोग उसके जाल में फंस गए। वही मैनेजर जयही से कहता है अब इतना कुछ हो ही गया है तो अगले बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में वहाँ पर हम सभी को बता देंगे कि सूजी की याददाश्त चली गई है। उसके बाद हम देखते हैं सूजी और मारू को जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और सूजी काफी सैड भी होती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे अकेले उनसे मिलना नहीं चाहिए था। मेरी हालत अभी ऐसी है कि मैं बिना किसी के मदद के बेसिक चीजें भी नहीं कर सकती, ये काफी शर्मनाक है। मारू कहता है तुम खुद को दोष मत दो, तुम अगली बार बहुत अच्छा करोगी। जिस दिन तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी तो तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगी बिना किसी के मदद से। सूजी ने काफी ड्रिंक कर लिया होता है तो वो कहती है मैं तुम्हारे बारे में जल्दी याद करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और कैसे मेरी केयर करते थे। ये सभी बातें सुनकर मारू को सूजी के लिए काफी बुरा लगता है। फिर मारू सूजी को लेकर घर आता है और उसको बेड पे सुला देता है। फिर अगले दिन मारू सूजी को उसी पर्सन के घर के बाहर छोड़ देता है जिसने डील कैंसिल कर दिया है। वो सूजी से कहता है जब तक तुम उन्हें मना नहीं लेती तब तक तुम वापस मत आना। इतना कहकर वो चला जाता है। सूजी रात तक उस पर्सन के घर के बाहर खड़ी रहती है और जब वो पर्सन घर वापस आता है तो वो उनसे माफी मांगती है और उनको सभी बातें बता देती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। वो उस पर्सन से और भी काफी सारी बातें करती है और उनको कन्विंस कर लेती है। फिर वो घर वापस आ जाती है। वो काफी खुश होती है कि उसने जो काम खराब कर दिया था उसने उसको ठीक कर दिया है। उसके अगले दिन जब जयही ऑफिस में होती है तो तभी उसको उसी पर्सन का फोन आता है जिन्होंने डील कैंसिल कर दिया था। वो जयही को बताते हैं कि वो डील कैंसिल नहीं करेंगे। ये सुनकर जयही शॉक्ड रह जाती है कि सूजी ने उनको कन्विंस कैसे कर लिया। उसके बाद जब सभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में होते हैं तो जयही कहती है मुझे आप सभी से कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है डायरेक्टर सूजी के बारे में। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर जयही को एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है तुमने सूजी को गायब करवाना चाहा था, उसको मारना चाहा था, चलो उसके बारे में बात करते हैं। इससे जयही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या हम 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। फिर जयही बाहर आती है तो बाहर मारू और उसका भाई बात कर रहे होते हैं। मारू जयही से कहता है तुमने सूजी को मरवाना चाहा था ये बात, और तुमने 7 साल पहले एक मर्डर भी किया था, ये बात भी मैं मीडिया को बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा। ये सभी बातें सुनकर जयही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो कुछ देर बाद अंदर आती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टर सूजी को कंपनी का को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया जाए। और ये बात मारू ने जयही को कहने के लिए कहा था। जयही ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर मैनेजर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो लोग आज यहाँ पर सभी को ये बताने वाले थे कि सूजी की याददाश्त चली गई है, पर उसने ऐसा क्यों किया। जब मीटिंग खत्म होती है और जयही बाहर आती है तो वो मारू से पूछती है कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें अब कैसा लग रहा है। तो मारू कहता है काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एंड नहीं था, हमारा आखिरी मंजिल तक पहुँचना भी बाकी है। मारू वहाँ से जाने लगता है तो सूजी कहती है अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो क्या तुम मेरे पास वापस लौट आओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। और ये बात मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ। लेकिन मारू इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सभी बातें मैनेजर भी सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो जयही को पसंद करता है। वो जयही से कहता है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, हम अपने मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए तुम अब हार नहीं मान सकती। उसके बाद हम देखते हैं मारू काम खत्म करने के बाद सूजी को लेकर अपने पुराने घर जाता है ताकि उसे कुछ याद आए, पर उसे नहीं आता है। फिर वो दोनों उस जगह पर जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर उन्होंने ब्रेकअप किया था। मारू ये बात सूजी को भी बताता है तो वो पूछती है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था। तो मारू कहता है क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। सूजी पूछती है तुम किस तरह के इंसान हो। तो मारू कहता है तुम्हें ये बात पता चल जाएगा जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो मारू से सूजी कहती है तुम मुझे किस क्यों नहीं करते हो, क्या हमने कभी किस किया है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मारू उसको सच नहीं बताता है कि उन्होंने किस किया था। वो कहता है हमने अब तक किस नहीं किया है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। सूजी को नींद ही नहीं आ रही होती है, वो बार बार यही बात सोच रही होती है कि हमने अब तक किस क्यों नहीं किया है। उसके अगले दिन मारू और सूजी काफी जल्दी ऑफिस आ जाते हैं क्योंकि सूजी को सीखना होता है कि उसे कैसे काम करना है। मारू सूजी को काफी कुछ सिखाता है। फिर शाम को मारू एक आदमी से मिलने आता है क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया होता है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मारू उससे बात करने के लिए आया होता है। वो उस आदमी से कुछ बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद मारू को जेगिल का फोन आता है। वो मारू को बताता है कि घर पे पुलिस आई हुई है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुमने किसी को बहुत ज्यादा मारा है जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने तुम पे असॉल्ट का केस
कर दिया है। जयगिल पूछता है कि क्या तुमने सच में ऐसा किया है? तो मारू कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए चोको और सूजी को बता देना कि वो ज्यादा चिंता ना करे। पुलिस को घर पे मारू नहीं मिलता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जयगिल चोको और सूजी को बता देता है कि मारू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जानकर उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। सूजी पूरी रात मारू को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो अब क्या करेगा। फिर अगले दिन जब जयही ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि कल मारू जिस आदमी से मिला था उसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है। ये जानकर जयही काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इस बार जयही मारू को नहीं फंसा रही है। फिर कुछ देर बाद जब जयही अपने कैबिन में होती है तो उससे मिलने मारू आता है क्योंकि मारू को ऐसा लग रहा होता है कि जयही ही उसको फंसा रही है। जयही मारू को बताती है कि उसने ये सब नहीं करवाया है, पर मारू उसकी बातों पे यकीन नहीं करता क्योंकि जयही ने ऐसा कई बार करवाया है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मारू को पकड़ लेते हैं। मारू को ऐसा लगता है कि जयही ने ही पुलिस को यहाँ पर बुलाया है उसको पकड़वाने के लिए, लेकिन जयही ने ये नहीं करवाया होता है। जब सूजी को पता चलता है कि मारू को अरेस्ट कर लिया गया है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब मैनेजर का किया धरा है, उसने ही मारू को फंसाया है। जब जयही को ये सभी बातें मैनेजर बताता है तो वो मैनेजर पे काफी गुस्सा करती है कि उसने उससे पूछे बिना ही ये सब कैसे कर दिया। तभी वहाँ पर सूजी आती है और वो जयही से कहती है कि चलो हम दोनों आपस में लड़ना बंद करते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो तेईसन ग्रुप है ना, चलो ठीक है उसे तुम रख लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगी, मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम रख लो और बस मारू को छुड़वा दो। इतना कहकर वो चली जाती है। सूजी से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी सूजी को वो सभी बातें याद आ जाती है जो कि उसने मारू से कहा था कि वो कैसा फील करती है। अब जयही के दिल में मारू के लिए अभी भी फीलिंग्स है और वो नहीं चाहती कि मारू जेल में रहे, इसीलिए वो मैनेजर से कहकर मारू को छुड़वा देती है। जब मारू बाहर आता है तो वहाँ पर उसको लेने सूजी आई होती है। सूजी कहती है तुम तो बहुत बड़े झूठे हो, तुमने तो कहा था कि हमने अब तक किस नहीं किया है, पर ऐसा नहीं है, हमने कई बार किस किया है। तभी मारू कहता है नहीं ये हमारा फर्स्ट किस है। फिर वो सूजी को किस करता है। फिर सूजी मारू को उसके पुराने घर लेकर जाती है और उसको बताती है कि उस दिन बारिश हो रही थी और उसने यहीं पर मारू को अपनी फीलिंग्स बताई थी। मारू कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद है। फिर सूजी कहती है तो उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था, जो मैं चाहती हूँ, क्या वो पॉसिबल होगा? फिर मारू सूजी को किस करके बताता है कि हाँ वो पॉसिबल होगा। सूजी कहती है चलो हम शादी कर लेते हैं, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारी फेक फियांसे बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी रियल वाइफ बनना चाहती हूँ। तो मारू कहता है हम शादी करेंगे जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी। सूजी पूछती है पर क्यों? मारू कहता है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाने के बाद शायद तुम्हारा मन बदल जाए। सूजी कहती है मेरा मन क्यों बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मारू कहता है क्या पता तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाने के बाद कोई बहुत अच्छा लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। सूजी कहती है ऐसा नहीं है, अगर कोई लड़का होगा भी तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। फिर मारू कहता है जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। एक बार तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस आ जाए उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी तो हम शादी कर लेंगे। अभी जैसा तुम मेरे लिए फील करती हो वो सेम रहा तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब मारू इतना कह रहा होता है तो सूजी मान जाती है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। सूजी कमरे में बैठी होती है और उस एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट में उसका किसके साथ एक्सीडेंट हुआ था ये बात वो याद करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे याद नहीं आता है। फिर वो अपने एक्सीडेंट को लेकर इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम मिस्टर के था। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। जयगिल घर आकर सीधा मारू के पास आता है उससे बात करने के लिए। दरअसल जयगिल मारू के डॉक्टर से मिला था और उसको पता चल गया होता है कि मारू के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है जिससे ठीक होने के लिए उसको सर्जरी करवानी होगी। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो मर जाएगा। जयगिल काफी सैड हो जाता है। वो मारू से कहता है कि वो अपनी सर्जरी करवा ले, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ये बात चोको और सूजी को बता देगा। तो मारू जयगिल को समझाता है कि सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसीलिए वो अभी सर्जरी नहीं करवा रहा है। वो जयगिल से कहता है मैं जैसे ही सूजी को सब कुछ वापस दिला दूंगा उसके बाद मैं अपना सर्जरी करवाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जयही कंपनी को पाने की प्लानिंग में लगी होती है तो उसके प्लान को बर्बाद करने के लिए सूजी और मारू मीडिया में ये अनाउंस कर देते हैं कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बात से जयही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अगर उन दोनों की शादी हो गई और सबको ये बात पता चल गया कि सूजी की याददाश्त चली गई है तो कंपनी मारू का हो जाएगा क्योंकि वो उसका हस्बैंड होगा। सूजी इससे काफी खुश होती है क्योंकि वो वैसे भी मारू से शादी करना चाहती थी। सूजी मिस्टर हान से पूछती है कि जिस आदमी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था वो कौन था, वो अभी कहाँ पर है। तो मिस्टर हान उसको सच नहीं बताता है। वो कहता है उस आदमी को ज्यादा
चोट नहीं लगी थी, इसीलिए वो जल्दी ठीक हो गया और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चला गया। लेकिन सूजी को अभी भी उस आदमी के बारे में जानना होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से एक्सीडेंट का रिपोर्ट मंगवाती है तो उसे पता चलता है कि वो मारू था। उसी वक्त उसको मारू का चेहरा भी याद आ जाता है, जिससे वो शॉक्ड रह जाती है। तभी वहाँ पर मारू आता है और उससे कहता है कि हमें अभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में जाना है। सूजी यहाँ पर मारू को ऐसा दिखाती है कि उसे एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट याद नहीं आया है, वो एकदम नॉर्मल रहती है। फिर जब वो दोनों मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो सूजी को और भी काफी सारी बातें याद आ जाती है। उसको याद आ जाता है कि मारू उससे जानबूझकर क्यों मिला था और उसने उसको धोखा क्यों दिया था। फिर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में सूजी खुद ही सभी को बता देती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। वो कहती है आप सभी को पता ही है कि मैंने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया है, मेरी वजह से कंपनी को कभी भी लॉस नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे एक मौका दे। मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगी, मैं इस कंपनी को और भी आगे लेकर जाऊंगी। अगर मेरी वजह से इस कंपनी को नुकसान हुआ तो मैं अपनी डायरेक्टर की पोजीशन छोड़ दूंगी। इतना कहकर वो मीटिंग खत्म कर देती है। सूजी ने सबको सच बता दिया, इसके लिए उसको कई लोगों से काफी बातें भी सुननी पड़ती है, लेकिन मारू उसके साथ रहता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। मारू सूजी से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, क्योंकि आज मारू को सैलरी मिला होता है। फिर सूजी मारू को बताती है कि उसे क्या क्या चाहिए। उसके बाद सूजी अपने डैड के मेमोरियल पे आई होती है और उनसे माफी मांगती है कि वो उनके साथ नहीं रह पाई क्योंकि वो किसी के प्यार में पागल थी। सूजी के ऐसा कहने से हमें पता चल जाता है कि उसे काफी कुछ याद आ गया है। फिर शाम को मारू सूजी के लिए वो सभी चीजें खरीद कर उसका एक जगह पर वेट कर रहा होता है। काफी वेट करने के बाद फाइनली सूजी वहाँ पर आती है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। वो मारू को पता नहीं चलने देती कि उसे सब कुछ याद आ गया है। सूजी की याददाश्त वापस आ जाती है तो वो सबसे पहले ये बात अपनी सेक्रेटरी को बताती है तो उसकी सेक्रेटरी काफी खुश हो जाती है। लेकिन सूजी अपनी सेक्रेटरी को ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। यहीं पर सूजी को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके डैड की मौत उनकी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, जरूर उनके साथ कुछ हुआ था। फिर वो अपने डैड के मेमोरियल पे जाती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो उनके साथ उस वक्त नहीं थी। फिर अगले दिन सूजी अपने कमरे में बैठी होती है और वो अपना एक नोटबुक देख रही होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि मारू इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बाहर आती है तो मारू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सूजी यहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करती है कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। वो मारू के पास जाती है और उसको पीछे से हग करती है। वो कहती है मुझे फिर से एक सपना आया था, सपने में मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिन्होंने बताया कि वो सभी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा मेरी साइड रहेंगे, पर तुमने कुछ भी नहीं कहा। सूजी मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र रहती है और सिर्फ मैं ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं कुछ ऐसा सुनना चाहती थी, मैं तुम्हें देखती रही लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। सूजी मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा, मैं बस इतना ही सुनना चाहती थी। फिर मारू कहता है सूजी मैं और तुम कहीं दूर भाग चले, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी हमें जानता ना हो, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हम साथ रह सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो सूजी कहती है हाँ मैं चलूंगी। मारू ने वेडिंग रिंग खरीदा होता है और वो वही सूजी के रूम में रखने जाता है ताकि उस रिंग को देखकर सूजी सरप्राइज रह जाए। उसके रूम में मारू को कुछ फटे हुए पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मारू इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है। मारू को पता होता है कि ये सूजी ने लिखा था पर उसने ये फाड़ कर फेंक दिया है, जिससे मारू समझ जाता है कि सूजी की याददाश्त वापस आ गई है। सूजी ऑफिस में होती है तो उसके पास मिस्टर हान आता है और वो सूजी को उसके वेडिंग इनविटेशन कार्ड दिखाता है और सूजी को बताता है कि 3 हफ्ते बाद उसकी और मारू की शादी की डेट फिक्स कर दी गई है। सूजी मिस्टर हान को ऐसा दिखाती है कि वो काफी खुश है। जब मिस्टर हान वहाँ से चला जाता है तो सूजी की सेक्रेटरी उससे कहती है कि अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। तो सूजी कहती है मैं नहीं करूंगी। फिर वो मारू को फोन करती है और कहती है क्या तुमने हमारा वेडिंग इनविटेशन कार्ड देखा? मुझे तो अभी भी ये सपने जैसा लग रहा है, ये सच में सपना नहीं है, सही कहा ना? मारू अपने मन में कहता है सूजी झूठ बोल रही है, इसका मतलब उसे मुझ पे विश्वास नहीं है। सूजी कहती है ठीक है बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वो फोन काट देती है। मारू अपने आप से कहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसके अगले दिन जब मारू ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो सूजी उसके पास आती है और उससे अपनी शादी को लेकर कुछ बातें करती है और वो मारू को हक भी करती है। सूजी वैसा ही बिहेव कर रही होती है जैसा याददाश्त जाने के बाद वो बिहेव कर रही थी। मारू भी सूजी से बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। वो सूजी को पता नहीं चलने दे रहा होता है कि उसको पता चल गया है कि सूजी की याददाश्त वापस आ गई है। फिर मारू ऑफिस आता है और सूजी का सभी काम काफी अच्छे से करता है। सूजी मारू के लिए लंच लेकर आती है और वो मारू के ऑफिस में जाने ही वाली होती है तो वो अंदर से मारू और जही की आवाज
सुनती है। वो दोनों अंदर बात कर रहे होते हैं जो कि सूजी को अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है तो वो मिस्टर हान के साथ लंच करने लगती है। लंच करने के बाद जब सूजी वहाँ से जा रही होती है तो वो मिस्टर हान को भी बता देती है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये जानकर मिस्टर हान काफी इमोशनल हो जाता है और काफी खुश भी होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है तो वो सूजी से कहता है मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। फिर वो मैनेजर के साथ उसके ऑफिस में बैठकर बात करने लगती है। मैनेजर कहता है मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम मारू से क्यों शादी करना चाहती हो। सूजी कहती है ये मेरी मर्जी है। मैनेजर कहता है तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें उसके बारे में कितना पता है। सूजी कहती है अगर तुम्हें यही सभी बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। तो मैनेजर कहता है मारू का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने मर्डर किया था। फिर सूजी कहती है मैं ये जानती हूँ। मैनेजर कहता है क्या तुम्हें पता है कि उसने किसको मारा था। तो सूजी कहती है क्या मेरा जानना जरूरी है, मैंने सबको पहले ही बता दिया है कि मेरी याददाश्त चली गई थी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि पास्ट में क्या हुआ था। मैं बस किसी की वाइफ बनकर एक आरामदायक लाइफ जीना चाहती हूँ। वैसे जब मेरे डैड की मौत हुई थी तो सबसे पहले उनको तुमने और जही ने देखा था, सही कहा ना। मैनेजर कहता है जब वो हमें मिले थे तो वो मर चुके थे। फिर सूजी कहती है मैंने कई लोगों से सुना है कि मेरे डैड की मौत उनकी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था, क्या तुमने ऐसा अफवाह सुना है। ये सुनकर मैनेजर काफी हैरान रह जाता है और कहता है क्या बकवास है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। सूजी कहती है लेकिन मैंने तो कई बार सुना है। इतना कहकर वो चली जाती है। अब यहाँ से कई हफ्ते बीत जाते हैं और फाइनली आ जाता है मारू और सूजी के शादी का दिन। सभी लोग शादी में आ चुके होते हैं। सूजी भी तैयार होकर बैठी होती है पर मारू वहाँ पर अब तक नहीं आया होता है। सूजी, चोको, जयगिल सभी उसको बहुत फोन करते हैं पर मारू फोन ही नहीं उठा रहा होता है। वहीं टीवी और इंटरनेट पे ये न्यूज तेजी से फैल रहा होता है कि मारू और जही का अफेयर चल रहा है। जहाँ पर शादी होती है वहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और जही से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। अब जही का वहाँ पर रुकना ठीक नहीं था, इसीलिए मैनेजर उसको लेकर चला जाता है। इस न्यूज की वजह से शादी में आए सभी लोग चले जाते हैं पर सूजी अभी भी वहाँ पर रुकी होती है। वो मारू का आने का इंतजार कर रही होती है। दरअसल मारू और जही के अफेयर वाली बात सूजी ने ही लीक किया होता है ताकि उन दोनों की काफी ज्यादा बदनामी हो। कुछ देर बाद वहाँ पर मारू आता है और सूजी को लेकर किसी दूसरी जगह चला जाता है ताकि उससे बात कर सके। मारू सूजी से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, तुम्हें अब सब कुछ याद आ गया है कि मैं एक्चुअल में कैसा इंसान हूँ। सूजी कहती है तुम्हें कब पता चला, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तो मारू कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ जितना खेल खेलना चाहती हो तुम्हें खेलने दूं। फिर सूजी कहती है तो तुम्हें शादी में आना चाहिए था। तो मारू कहता है आज जो तुम्हारा बदला लेने का तरीका था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझसे और जही से बदला लेने के लिए तुम खुद को हर्ट कर रही हो। देखा जाए तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे तुम मुझे और जही को बर्बाद कर सकती हो, तो तुम्हें खुद को हर्ट करने की क्या जरूरत है। फिर सूजी कहती है जब मैं तुम्हें लेकर क्रेजी थी तो मेरे डैड चल बसे, मेरा दिमाग अभी बहुत ज्यादा खराब है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए मैं खुद ही क्यों ना हर्ट हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका तुम्हारे मन में गिल्ट था, इसीलिए तुमने मुझे अपने घर में रखा, मेरा ख्याल रखा। तो अगर तुम डर गए हो तो भाग जाओ, क्योंकि अगर नहीं भागे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, अगर नहीं तो मिस्टर हान को फोन करके कह दो कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर हान वहाँ पर आता है और सूजी को लेकर जाने लगता है। वो सूजी से पूछता है कि वो कहाँ जाएगी। तो सूजी कहती है कहीं भी चलो, लेकिन वो मारू का घर ना हो। फिर मिस्टर हान सूजी को लेकर होटल जाता है। सूजी को कमरे में छोड़कर मिस्टर हान वहाँ से जाने ही वाला होता है। तो सूजी कहती है आज तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, क्या पता मैं खुद को भी नुकसान पहुँचा लूँ, इसीलिए रुक जाओ। अब सूजी काफी सैड होती है, इसीलिए मिस्टर हान उसको अकेला नहीं छोड़ता, वो भी वहीं पर रुक जाता है। वहीं सूजी की सेक्रेटरी मारू के घर आकर उसके सारे कपड़े ले जाती है, क्योंकि सूजी ने ही उसको ऐसा करने को कहा था। उसके बाद हम देखते हैं मारू जही से मिलने आता है। तो जही पूछती है कि क्या ये सब तुमने करवाया था। तो मारू कहता है हाँ ये सब मैंने ही किया है। फिर जही कहती है लोगों को हमारे बारे में बताकर आखिर तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या चाहिए। तो मारू कहता है मुझे जही चाहिए। ये सुनकर जही हैरान रह जाती है। मारू कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें वापस पा सकूं। जही पूछती है क्या तुम सूजी से प्यार नहीं करते, जो कुछ भी तुम कर रहे थे क्या वो सूजी के लिए नहीं था। तो मारू कहता है मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसका मेरे मन में गिल्ट था, इसीलिए मैंने सूजी के लिए इतना कुछ किया। मैं चाहता था कि उस
उसकी याददाश्त वापस आ जाए, इसीलिए मैं उसके साथ अच्छा बन रहा था। वहीं सूजी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया होता है और वो दरवाजा ही नहीं खोल रही होती है, जिससे मिस्टर हान काफी परेशान हो जाता है। फिर मिस्टर हान स्टाफ को बुलाकर लाता है तो वो लोग दरवाजा खोलते हैं। सूजी अंदर ही बैठी होती है और वो काफी सैड होती है। वो मिस्टर हान से कहती है, मैं मारू से नफरत नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उससे नफरत करना चाहिए, उससे गुस्सा होना चाहिए। मैं काफी कोशिश कर रही हूँ पर मैं उससे नफरत ही नहीं कर पा रही हूँ। वो बास्टर्ड मुझसे प्यार ही नहीं करता है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इसका उसके मन में बस गिल्ट है। वो अभी भी जयही से प्यार करता है, उसको पाने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। वो बस एक स्टूपिड लड़की के साथ खेल रहा था जिसकी याददाश्त चली गई थी। मुझे लगा था कि जयही और मारू के बारे में सबको बताकर मुझे अच्छा लगेगा, मैं मारू से नफरत कर पाऊंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं उसे काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। वो काफी रोने लगती है। वही मारू और जयही साथ बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जयही कहती है, मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे जाल में फंसी गई थी, मैंने लगभग विश्वास कर ही लिया था कि तुम सच में मुझे वापस पाना चाहते हो। तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, सही कहा ना? आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे ट्रिक में नहीं फंसने वाली हूँ, मैं अभी भी तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। दरअसल तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, मुझे पीछे हटवाना चाहते हो सूजी के लिए, सही कहा ना? तुम सूजी को सेफ रखने के लिए खुद को भी बेच दोगे। मारू कहता है, तो क्या तुम मुझे खरीदोगी? तो जयही कहती है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मेरे पास रहोगे? मारू कहता है, हाँ, लेकिन जब तुम सब कुछ छोड़ दोगी और सूजी से दूरी रहोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो बताओ क्या तुम ऐसा करोगी जयही? फिर कुछ देर बाद मारू घर आता है तो वो अपनी और सूजी का फोटो देखकर काफी सैड हो जाता है। वो सूजी को काफी मिस कर रहा होता है। फिर अगले दिन सूजी अपने घर आ जाती है। वो अब अपने घर पर ही रहने वाली होती है। जयही सूजी के पास आती है और कहती है, मुझे काफी खुशी है कि तुम घर वापस आ गई। मारू ने ही मीडिया को वो स्टोरी दी थी ताकि वो मुझे वापस पा सके, क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया था। ये सुनकर सूजी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सब सूजी ने करवाया था। तो वो सोच में पड़ जाती है कि मारू ने आखिर ऐसा क्यों कहा। मारू जब ऑफिस आता है तो ऑफिस में सभी लोग मारू को ही देख रहे होते हैं और उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उसका जयही के साथ कुछ चल रहा है। ये सब मिस्टर हान भी देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो मारू को ड्रिंक के लिए पूछता है तो मारू हाँ कर देता है। तो वो दोनों साथ में बैठकर बियर पीने लगते हैं। मिस्टर हान कहता है, तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो कि सूजी अभी कैसी है? क्या वो बहुत रो रही है? क्या वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है या फिर वो ऑलरेडी तुम्हें भुला चुकी है? मारू कहता है, मैं पूछना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर तुमने कहा कि वो मुझे भूल गई है और बिल्कुल ठीक है तो मुझे हर्ट होगा। इतना कहकर मारू वहाँ से चला जाता है। फिर मारू ऑफिस में आता है तो उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि सूजी ने किया होता है। मारू पूछता है कि कौन है, पर सूजी कुछ भी नहीं बोलती है। मारू उसकी खामोशी से समझ जाता है कि वो सूजी है। वो दोनों ही एक दूसरे से काफी कुछ पूछना चाह रहे होते हैं पर कोई नहीं बोलता। सूजी ने मारू की आवाज सुनने के लिए फोन किया था और उसने उसकी आवाज सुन ली, इसीलिए वो फोन काट देती है। उसके बाद शाम को सूजी फोन पे किसी से बिजनेस रिलेटेड बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि मारू जयही को लेकर घर आता है। ये देखकर सूजी को काफी बुरा लगता है। दरअसल जयही ने ऑफिस में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मारू उसको घर छोड़ने आया। वो जयही को उसके कमरे में सुला देता है और फिर वो सूजी से मिलने जाता है। मारू उससे पूछता है, क्या तुम अब से यहीं पर रहोगी? तुम कैसी हो? क्या तुम अच्छे से खा रही हो? अच्छे से सो रही हो? क्या तुम ठीक हो? मारू और भी कई सवाल पूछता है जिनके जवाब में सूजी सिर्फ हाँ कहती है। मारू कहता है, क्या हाँ के अलावा तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? सूजी कुछ भी नहीं बोलती है तो मारू बाहर चला आता है। सूजी उसके पीछे आकर उसको रोकना चाह रही होती है पर वो बाहर नहीं आती है। वही मारू सूजी के कमरे के बाहर ही खड़ा होता है, ये उम्मीद लगाकर कि शायद सूजी उसको रोक ले, लेकिन सूजी कुछ नहीं करती है तो मारू चला जाता है। फिर अगले दिन सूजी मिस्टर हान से मिलती है और उससे कहती है कि मैं अपने डैड के डेथ को फिर से इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी है जो कि काफी अजीब है। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये एक मर्डर था। घर की मेट से मुझे पता चला है कि जयही और मैनेजर उस दिन सेम टाइम पे आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक था? ये सभी बातें सुनकर मिस्टर हान काफी हैरान रह जाता है। जब सूजी मिस्टर हान से मिलकर चली जाती है तो हमें पता चलता है कि सूजी के डैड के हार्ट में पेन हो रहा था और मेडिसिन खाकर वो ठीक हो जाते। वहीं पर जयही और मैनेजर भी मौजूद थे पर उन दोनों ने उनको मरने दिया, उनकी मदद नहीं की। दरअसल जयही उनको बचाना चाहती थी पर मैनेजर ने उसको पकड़ लिया
किया था उसको कुछ करने ही नहीं दिया। सूजी के डैड की मौत जही और मैनेजर की वजह से हुआ, इसका सबूत मिस्टर हान के पास होता है। उसने उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया क्योंकि मिस्टर हान के डैड ने कुछ गलत काम किए थे जिनका सबूत मैनेजर के पास होता है। तो मैनेजर ने मिस्टर हान को ब्लैकमेल किया, इसीलिए मिस्टर हान चुप रहा, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस बात को छुपाते छुपाते वो काफी थक चुका है, इसीलिए वो मारू के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे अभी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मारू को सब कुछ बता देता है कि सूजी के डैड की मौत कैसे हुई थी और उसके पास एविडेंस होते हुए भी उसने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया था। वो मारू को सारे सबूत दे देता है और उससे कहता है कि मैं मैनेजर से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सरेंडर कर दे। अगर इस दौरान मुझे कुछ हो गया तो ये सारे एविडेंस पुलिस को दे देना। मिस्टर हान ने ये बात सूजी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। फिर मिस्टर हान मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अब तक काफी शांत रहा पर अब नहीं, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं ही पुलिस को एविडेंस दे दूंगा। और रही बात मेरे डैड की, तो तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे डैड ने क्राइम किया है तो उन्हें भी सजा होनी चाहिए। अब मिस्टर हान मैनेजर के खिलाफ जा रहा होता है, इसीलिए मैनेजर उसका एक्सीडेंट करवा देता है जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन वो कोमा में चला जाता है। मारू समझ आता है कि ऐसा मैनेजर ने ही करवाया होगा, इसीलिए वो उससे मिलने आता है। वो मैनेजर से कहता है मुझे पता है कि मिस्टर हान का एक्सीडेंट तुमने करवाया है। मिस्टर हान ने मुझे बताया कि सूजी के डैड की मौत कैसे हुई थी और उसका सारा एविडेंस उसने मुझे दे दिया है। तो मुझे मिस्टर हान समझने की गलती मत करना, मुझे किसी का डर नहीं है। जल्द ही मैं सारा एविडेंस पुलिस को दे दूंगा जिससे तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके अगले दिन मारू जही से मिलता है और उसको बहुत ही प्यार से समझाता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन जही उसकी बात नहीं मानती है। फिर जब शाम को जयगिल घर आता है तो वो देखता है कि मारू बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है। तो जयगिल उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी ब्रेन की कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए उसे कल ही सर्जरी करवानी होगी। जब चोको को ये बात पता चलता है तो वो काफी सैड हो जाती है। अब चोको और जयगिल जिद पर अड़ जाते हैं, इसीलिए मारू सर्जरी के लिए मान जाता है। जब सूजी को पता चलता है कि मारू काफी ज्यादा बीमार है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मारू से मिलने हॉस्पिटल आती है तो उसे जयगिल मिलता है। जयगिल से सूजी को पता चलता है कि जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था उसी एक्सीडेंट में मारू का ब्रेन डैमेज हो गया था। अगर उसने अपनी सर्जरी करवाई भी तो उसके बचने के बहुत ही कम चांसेस है। वो सूजी को ये भी बताता है कि उसने मारू को कई बार सर्जरी करवाने के लिए कहा था पर उसने मना कर दिया था क्योंकि वो उसको उसकी पोजीशन वापस दिलाना चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सूजी मारू से मिलने के लिए अंदर जाना चाह रही होती है पर वो नहीं जा पाती क्योंकि उसके अंदर मारू को फेस करने की हिम्मत ही नहीं होती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो यूं ही सड़क पे चलती जा रही होती है। वो काफी सैड होती है कि उसकी वजह से आज मारू ऐसी हालत में है। जब मारू को जयगिल से पता चलता है कि सूजी उससे मिलने आई थी पर उससे मिले बिना ही वो अभी अभी यहाँ से चली गई है तो मारू जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर जाता है। वो सूजी को हर जगह ढूंढने लगता है एंड फाइनली वो उसको ढूंढ भी लेता है। वो सूजी के पास जाता है और उसको हग कर लेता है। वो सूजी से कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है पर मैं तुमसे कल कहूँगा सर्जरी के बाद, इसीलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो और घर चली जाओ, हम कल मिलेंगे। सूजी कहती है ठीक है कल मिलते हैं, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है तो अपना ध्यान रखना। सूजी मारू को किस करती है एंड टैक्सी लेकर वापस घर चली जाती है। मारू ने पहले ही पुलिस को सारे एविडेंस दे दिया होता है, इसीलिए मैनेजर और जही पे केस चलता है और उन दोनों को 7 साल की सजा हो जाती है। अब यहाँ से कहानी 7 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं मारू को जिसका सर्जरी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन सर्जरी की वजह से एक गड़बड़ हो गई, उसकी याददाश्त चली गई और उसकी याददाश्त वापस नहीं आने वाली है। मारू सबसे दूर पहाड़ों में रहने चला आया जहाँ पर कोई भी उसको नहीं जानता था। तो सूजी भी उसके पीछे आ गई और उसकी पड़ोसी बन गई। वो हर रोज मारू पे लाइन मारती, उसको ये दिखाती कि वो उसको पसंद करती है, उससे प्यार करती है। और एक दिन मारू ये बात समझ जाता है एंड वो भी सूजी को पसंद करने लगा था तो वो उसको प्रपोज करता है जिससे सूजी काफी खुश होती है। यहाँ से उन दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। वो दोनों ही काफी खुश होते हैं एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।